गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज लेक्चर नंबर आपका है बेटा 56। सर आज 56 नंबर लेक्चर में टॉपिक क्या है? इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड इसके बाद पढ़ाएंगे बेटा आपको वन डे ग्राफ जनरेटर। आज लेक्चर नंबर 56। सर आज थोड़ा सा स्टाइल बदला हुआ है इसलिए बेटा कि ये अब आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लास्ट लेक्चर है, इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड वन डे ग्राफ जनरेटर। इसके बाद पढ़ाएंगे आधा घंटा में हम वन डे ग्राफ जनरेटर, जिसमें डिस्कस करेंगे कोरोना डिस्चार्ज के बारे में और वन डे ग्राफ जनरेटर में इसका यूज क्या है, क्या इसका पर्पस है, नाउ ए डेज ये यूज हो रहा कि नहीं हो रहा और इसका जगह कौन ले लिया है। ये सारी बातों के साथ हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ डिस्कशन आज हम 55 लेक्चर से अलग हट करके बात कर रहे हैं लेक्चर नंबर 56 में। चूंकि ये बेटा आज मेरा लास्ट लेक्चर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, लास्ट लेक्चर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, लास्ट लेक्चर किसका बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लास्ट लेक्चर। तो बहुत लंबा जर्नी रहा, 55 लेक्चर और ये हो गया 56 लेक्चर का। अगर आप एवरेज टाइम आज निकालें हम कि कोई लेक्चर 1 घंटा कुछ मिनट का, कोई 57 मिनट, 51 मिनट, कई लेक्चर 1-2 लेक्चर 45 मिनट्स तक भी जा चुका है। तो अगर सबका एवरेज हम निकालें तो सारे लेक्चर का एवरेज टोटल 56 लेक्चर एंड एवरेज टाइम इसका जो है बेटा 57 से 58 मिनट के बीच में आ रहा। मीन्स कहीं ना कहीं अप्रोक्स आप मान के चलो 1 घंटे का लेक्चर है। लेकिन हाँ, ये इस बात को भी मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि इस 1 घंटा को कंप्लीट करने में आपको मिनिमम 2 आवर्स लगेंगे। 1 घंटा का लेक्चर को कंप्लीट करने में 2 घंटा। क्यों सर? बिकॉज अननेसेसरी राइटिंग, अननेसेसरी न्यूमेरिकल का राइटिंग, अननेसेसरी फिगर, अननेसेसरी बोलने का सेंस है आपके टाइम से रिलेटेड, वो अननेसेसरी पार्ट हम कट कर देते हैं। यहाँ पे जो भी मिलता है आपको प्योर चीज़ें मिलती है। 1 घंटा में जो भी होता है सटीक चीज़ें बताते हैं, इसलिए कि कहीं ना कहीं हमको भी प्रिपेयर करने में, क्योंकि जो टाइम आप नहीं देख पाते हैं, जैसे ये सब टाइम आप नहीं देख पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि सर ये पहले से हम ड्राइंग कर चुके हैं ताकि आपका टाइम बर्बाद ना हो और कहीं ना कहीं मेरा जो 1 घंटे का लेक्चर है वो इफेक्टिव लेक्चर जाए। चलिए सर, नेक्स्ट बात कि 1 घंटे का एक लेक्चर हुआ, मिस कहीं ना कहीं आपको 56 लेक्चर अगर आप मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का देखते हैं तो ट्रस्ट मानिए बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 का आपका पूरी तरीक़ा से क्लियर हो जाएगा। लेकिन बस ध्यान रखिएगा बेटा कि अगर आपको बेस स्टडी करना है मेरे लेक्चर के साथ तो आप हर लेक्चर के बाद उसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। हर लेक्चर का मीन्स आपको मान के चलिए कि 56 लेक्चर है तो आपको 56 पेज में शॉर्ट नोट्स बनेगा। सर एक बार आपका वीडियो देख लिए, नोट्स बन चुका, बार बार रिवीजन करने का टाइम नहीं मिलेगा। बेहतर है आप उसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए और उस शॉर्ट नोट्स को हर अल्टरनेट डे पे जब भी फिजिक्स स्टार्ट करिए तो कम से कम 10 लेक्चर का शॉर्ट नोट्स रिवीजन करिए, फिर 10 लेक्चर का, और एक समय ऐसा आएगा कि शॉर्ट नोट्स एक लेक्चर का कंप्लीट करने में आपको हो सकता है 10 मिनट लगे, लेकिन ट्रस्ट मानो अगर उसको 10 बार आप रिवीजन करिएगा वही टाइम आपका घट करके 5 मिनट हो जाएगा। मीन्स आपको पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिवीजन करने में मुश्किल से हार्डली 2 घंटे का टाइम लगेगा और आप किसी भी टेस्ट में अपीयर होकर के एग्जाम दे सकते हैं। ये बात कर रहे हैं बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट का। हम जिस हिसाब से तैयारी कराते हैं बच्चों का, अब अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट टोटल नंबर ऑफ लेक्चर 56 अगर आप कंप्लीट करते हैं तो आप 50% आराम से बेटा कंप्लीट कर चुके। रिलेटेड टू बात कर रहे हैं नीट और जेई का, सिर्फ 2 कॉम्पिटिटिव लेवल का, कि सर 50% मेरा कंप्लीट हो चुका है, प्लस अब 30% में सर सिर्फ और सिर्फ क्या कराना होगा? प्रॉब्लम प्रैक्टिस, कोई थ्योरी नहीं, कुछ भी नहीं सर, बस ऑब्जेक्टिव हमको देते जाइए। जस्ट लाइक अगर 100 क्वेश्चन आप कर लेते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज एंड कूलम्स पे, 100 क्वेश्चन कर लेते हैं आप इलेक्ट्रिक फील्ड पे, 100 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पे, इस 50 क्वेश्चन कर लेते हैं ये 100 ये सब हम कराएंगे बेटा आपको। और ऑलरेडी आप मेरे साथ 56 लेक्चर कर चुके हैं तो आपको पता है कि यहाँ कम बातें बोली जाती है
है, लेकिन वो कंप्लीट होता है। तो 100 क्वेश्चन बेसिक प्रॉपर्टीज कूलम्स, 100 क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड, 50 क्वेश्चन फ्लक्स गॉस लॉ, 100 क्वेश्चन पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन, 50 क्वेश्चन पैरेलल प्लेट कंडक्टर के प्रॉपर्टी, अर्थिंग, शेयरिंग, ये सब से रिलेटेड, और 100 क्वेश्चन कैपेसिटर। मीन्स अब इसके बाद क्या नीड है सर कि सर आप मेरे साथ 500 क्वेश्चन का कम से कम सीरीज चला दीजिए, 500 क्वेश्चन का, तो भी सर 50%, 30%, 80% कंप्लीट हो रहा। इसके बाद आप क्या करिए बेटा, 10% करने के लिए कोई सा भी जो आपको बेहतर लगे, कोई सा भी स्टैंडर्ड बुक आप उठा लीजिए और उस स्टैंडर्ड बुक को सॉल्व करिए। अगर आप ये 500 क्वेश्चन और ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो 56 लेक्चर 56 लेक्चर में कंप्लीट किए हैं बेटा, वहीं पे देखोगे तो आपको 150 न्यूमेरिकल हो जाएंगे। आप काउंटिंग कर लेना, मिनिमम 125 प्लस होंगे, 150 भी आराम से हो जाएंगे एकदम इजीली। तो सर समझ में आ गया, 50% आपके 56 लेक्चर से हो जाएंगे, 30% आप प्रॉब्लम प्रैक्टिस में आपके साथ रहेंगे, ये 10% स्टैंडर्ड बुक से खुद करना है, और बाकी का 10% बेटा आपको डिफरेंट कोचिंग के स्टडी मटेरियल या टेस्ट सीरीज, ये सब के क्वेश्चन आपको वो 10% तैयार करा देंगे। टीचर कहाँ तक करा सकते हैं, ये पूरा 50% हम कराएं, ये 30% पूरा हम कराएं, 80%। ट्रस्ट मानो अगर ये 80% हो जाएगा तो ये 20% आप ऑटोमेटिकली कर लोगे। क्यों? स्टैंडर्ड बुक आपको सॉल्व करना है, जिसमें आप देखोगे तो 80% प्रॉब्लम आराम से सॉल्व ही आपको मिलेगा। कोई सा भी स्टैंडर्ड बुक उठा लो, एस.सी. वर्मा, डी.सी. पांडे, एस.एल. अरोड़ा, सिंगेज पब्लिकेशन, कितने बुक का नाम बताया, मतलब एक एक्स्ट्रा जितने आप बुक जानते हो किसी में से एक स्टैंडर्ड बुक उठा लो, और बाकी का 10% ही है। यही तैयारी करने का तरीका है बेटा। आसान नहीं है, हम बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं कि ये आसान नहीं है। मेरा 56 लेक्चर आपको कंप्लीट करना मोस्ट डिफ़िकल्ट लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हंसी मजाक नहीं हो पाता है, इंटरटेनमेंट का कोई चक्कर नहीं है, मतलब सिर्फ पढ़ाई। ये गुड हैबिट है, बैड हैबिट है, हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। जो जिस वे में पढ़ाता है उसका वही वे अच्छा होता है। नो कमेंट्स, कोई अच्छा पढ़ा रहा, कोई हंसी मजाक करके, इंटरटेन करके, लड़का लड़की, गाना गानी, संगीत, शायरी, बहुत कुछ होता है, और हर क्लास बेहतर है। आपको जिसके साथ सूट हो जाए वही आपके लिए बेस्ट है। मेरे क्लास में बस यही होगा कि आइए स्टडी करिए, स्टडी करने के दौरान जो प्रॉब्लम आएगा आप मेरे पास कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए, मोटिवेशन की ज़रूरत होगी हम आपको मोटिवेट कर देंगे, कोई दिक्कत की बात है, हम आपको गाइड कर देंगे। लेकिन लेक्चर के तरह और पर्सनल रिलेशन के साथ आप कामयाब हो जाओ, आपके साथ पार्टी करेंगे, आपके साथ मस्ती करेंगे, वो सब एक अलग पार्ट होगा। लेकिन अभी क्या ज़रूरत है बेटा? स्टडी का। तो ध्यान रहे कि 56 लेक्चर का अगर आप पेन उठा लोगे, और ट्रस्ट करो ये लोग बोलते हैं 56 लेक्चर, ना बेटा, आप मेरा बस 15 लेक्चर देख लो, 1 to लेकर के 15 से लेकर के 20 तक जाओ, बस 20 लेक्चर आप मेरा हिम्मत करके देख लो, 21वां लेक्चर ऑटोमेटिकली आप देखोगे। बस आप 20 लेक्चर, हम लोग प्लान बहुत बड़ा कर लेते हैं कि हमको 56 लेक्चर देखता है ना बेटा, सिर्फ 20 लेक्चर आप देखिए ना, 21 आपको खुद ब खुद आ जाएगा कि नहीं हमको 21 भी करना है, 22 भी करना है। एक पार्ट होना चाहिए जिद अच्छी बात है, जिद होना चाहिए इंसान के अंदर, क्योंकि जिद अगर आ जाएगा कि हमको पूरा कंप्लीट करना है, वही आपका कामयाबी का कारण बनेगा। तो आप बेटा अब इससे ज़्यादा मोटिवेट करके हम टाइम आपका बर्बाद नहीं करेंगे। आपके टाइम्स का चिंता हमको बहुत ज़्यादा होता है कि कहीं भी हम 1 मिनट 2 मिनट भी अननेसेसरी टाइम ना खाएं। मस्ती मजाक अलग फ़ोन पे या ऑफलाइन क्लास लेते हैं, वहाँ वो सब अलग मज़ा आता है क्लासरूम में, लेकिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ स्टडी। अभी हम आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 56 लेक्चर में ख़त्म करेंगे, उसके बाद स्टूडेंट के डिमांड पे ये वाला काम करेंगे 30% वाला, कि सर उसका भी लेक्चर बना दीजिए, क्योंकि उसके लेक्चर बनाने में थोड़ा सा हमको मोड चेंज करना पड़ेगा। यहाँ क्या है बेटा, 2-3 लाइट है, उतना ही प्रकाश पड़ता है मेरे ऊपर जितने में हम दिख जाए और मेरा बोर्ड दिख जाए। कई बार साउंड क्वालिटी मेरा बड़ा बेकार होता है, तो उसको नॉर्मल तरीका से हम सॉलिड साउंड को बढ़ाते हैं। कई बार अब बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारा, कई बार इमेज ठीक से नहीं जाता है, लाइट प्रॉब्लम करता है, साउंड नहीं आता है, बहुत प्रॉब्लम होता है। ये 56 लेक्चर बनाना मेरे लिए आसान नहीं था,
लेकिन हाँ एक जिद था कि हमको बनाना है, हर रोज बनाना है। ये प्रोसेस हमको लगता है 1 से 1.5 महीना कंप्लीट करते करते अब तक हम लोग आ चुके हैं, और 1.5 महीना में बेटा हम लोग कंप्लीट कर लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आप लोग भी करिए बेटा, मजा आएगा, जिद के साथ करिए। और इसके बाद शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक करंट, उसके बाद शुरू करेंगे मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। और बार बार बता रहे बेटा कि अभी तक अगर आप मेरा 56 लेक्चर का, ये 57 to 58 मिनट एवरेज टाइम है बेटा, एवरेज टाइम है 56 to 58 मिनट, ठीक है बेटा। अगर आप इसका आराम से जाइए, लेक्चर देखिए, उसके बाद आप उसके नोट्स बनाइए, आप उसके हर लेक्चर के अलग अलग नोट्स होने चाहिए। हाँ, आपको हम एक सपोर्ट करेंगे कि हम अपने भी नोट्स का या जो बोर्ड पे पढ़ाते हैं उस नोट्स का पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देंगे, ताकि अगर नोट्स बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप वहाँ से भी रेफरेंस देखिए। लेकिन सो करके वीडियो कभी मत देखिए, सो करके वीडियो नहीं देखना है। ये नहीं कि सर सोए हुए हैं और वीडियो देख रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं होगा। जब भी वीडियो देखिए बनाना शुरू कर दीजिए। हाँ, ये सारे लेक्चर यूट्यूब पर मिलेंगे, ऐप पे मिलेंगे, उसकी जानकारी अभी मेरे पास नहीं है। एटलीस्ट हम यूट्यूब और ऐप में जाने से पहले 56 लेक्चर का बैकअप रख लिए, अब धीरे धीरे करके वहां पे अपलोड करते रहेंगे और इलेक्ट्रिक करंट भी साथ साथ चलते रहेगा। तो बेटा कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ये 50% प्लस ये 30% प्रॉब्लम प्रैक्टिस, इतना में आप आराम से बेटा नीट या जेई आराम से क्वालिफाई करोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये 20% तो आप कर ही लोगे, क्योंकि यहीं से इतना कॉन्सेप्ट बन जाएगा कि ये स्टैंडर्ड बुक में सिर्फ आपको लगेगा अच्छा सर इसमें ये फॉर्मूला, अच्छा ये कॉन्सेप्ट, ये तो वहाँ हो गया है, वो यहाँ हो गया। अच्छा, हम एक टीचर क्या करते हैं, हमको सिर्फ फिजिक्स पढ़ना है, तो हमको क्या करना होता है, देखो बेटा हम क्या करते हैं, सिंपल सा बात है, एस.सी. वर्मा, एस.एल. अरोड़ा, ABC, ईरोडोफ, DC पांडे, सिंगेज पब्लिकेशन, सब बुक सामने रहता है और सब का चीज को पढ़ करके कंक्लूड कर लेते हैं, नोट्स में डाल देते हैं और बोर्ड पे डाल दिए, बात खत्म। ये 30% में क्या करेंगे, फिर डिफरेंट प्रॉब्लम एक्सरसाइज से उठाएंगे और फिर यहाँ पे कर देंगे। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है सर, हमको दिन भर तो फिजिक्स ही पढ़ना है ना। आपको तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, इंग्लिश, हिंदी 50 कीजिए पढ़ना है, इंजॉय भी करना है, दोस्तों को टाइम भी देना है। मेरे पास डिविएट होने का ज़्यादा हेडेक नहीं है, सिर्फ फिजिक्स पढ़ना है और उसके बाद रेस्ट करना, और कुछ भी काम नहीं। तो सिंपल सी बात है, तो बहुत अच्छा कर ले, बहुत अच्छा पढ़ा ले, इसकी प्रोबेबिलिटी इसलिए है कि दिन भर यही काम करना है। आई थिंक आपको जो समझाना था हम समझा चुके हैं बेटा, क्योंकि अब इसके बाद लास्ट में जब लेक्चर बंद होगा तो थैंक यू वेरी मच, उस समय हम मोटिवेट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए पहले आपको हम लेक्चर में मोटिवेट कर दिए। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। अब हम इस लोग स्टार्ट करें। ऑलरेडी मोटिवेशन में 12-13 मिनट जा चुका है मेरा। चलिए तो लेक्चर थोड़ा फास्ट करेंगे, लास्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा। चलिए, सारी बातें आपको समझा दिए, करिए बेटा, बहुत आपके लिए आसान हो जाएगा। और एक लास्ट लाइन, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये बेटा आपके कॉन्फिडेंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पता है इलेक्ट्रिक करंट से 2 क्वेश्चन आ जाता है नीट में, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से 3 क्वेश्चन आता है, या जेई में भी इलेक्ट्रिक करंट से भी जितना आएगा उतना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आएगा। इलेक्ट्रोस्टैट बनाने में हमको लगता है 56 लेक्चर, तो लगता क्या है 56 लेक्चर, आज ये लेक्चर नंबर 56 है। इलेक्ट्रिक करंट पता नहीं 20 लेक्चर, 22 लेक्चर, 24 लेक्चर में आसानी से खत्म हो जाएगा। तो सर 2 क्वेश्चन आएगा इलेक्ट्रिक करंट से, 3 क्वेश्चन आएगा इलेक्ट्रोस्टैट से। इलेक्ट्रोस्टैट का सिलेबस इतना है और इलेक्ट्रिक करंट का सिलेबस इतना है, मैग्नेटिक का सिलेबस इतना है, इंडक्शन का सिलेबस और कम, AC का और कम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का और कम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से 1 क्वेश्चन आएगा बेटा, इतना सा सिलेबस है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इतना है। AC 1 क्वेश्चन आएगा बेटा, इतना सा सिलेबस है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इतना है। तो सर क्यों ना वही सब चैप्टर पढ़ जाए ना बेटा। यहाँ जो आपको कॉन्फिडेंस देगा ना, यहाँ जो इलेक्ट्रोस्टैट में कॉन्फिडेंस देगा, वही कॉन्फिडेंस से आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी अच्छा करोगे, AC भी अच्छा करोगे, इलेक्ट्रिक करंट भी अच्छा करोगे। तो ये 2 चैप्टर, ये पूरे 12 का बेस है। बुक नंबर 2 भी तो है, रे ऑप्टिक्स है, जो कि मोस्ट ऑफ द बच्चा जानता है, थोड़ा सा वेव ऑप्टिक्स। उसके बाद गए तो मॉडर्न फिजिक्स में एटॉमिक स्ट्रक्चर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, न्यूक्लियाई, एटम्स। क्या मजा आएगा बेटा इसमें,
पढ़ाने का तो वो भी पढ़ाएंगे, लेकिन जो इंटरेस्ट है स्टार्टिंग का 2 चैप्टर एनसीईआरटी या किसी भी बुक से पढ़ो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ये आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर देगा। तो ये 2 चैप्टर में बहुत सारा टाइम लगता, 2 महीना लगता है बेटा। ऑफलाइन में हमको 2.5 महीना लग जाता है इसको खत्म करने में। बच्चा बोलता सर अब ये कब खत्म होगा, क्योंकि जितना नॉलेज देना है हमको यहीं पे देना है। इलेक्ट्रिक करंट में आएंगे, टॉपिक खत्म, टॉपिक ये, टॉपिक ये, टॉपिक ये, टॉपिक वाइज पढ़ाई शुरू होगा बेटा और टॉपिक वाइज फिनिश होते रहेगा। हमको पता है वहाँ पे 9 टॉपिक हमको पढ़ाना है, ये 11 टॉपिक किसी में पढ़ाना है, किसी में 13 टॉपिक पढ़ाना है। इलेक्ट्रोस्टैट में पूछोगे कुछ भी पता नहीं है, बस पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ ताकि कॉन्फिडेंस आपका आते जाए। इसी के साथ बेटा अब हम लोग शुरू करते हैं इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा यहाँ पे इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट स्टार्ट करते हैं। इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में क्या होगा बेटा, ये देखो बेटा यहाँ पे इस प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक K1 फील्ड है, K2 फील्ड है, यहाँ पे भी K1 K2 फील्ड है, यहाँ पे K1 K2 K3, समझ में आ रहा है ना बेटा। 2 प्लेट के बीच में आधा में K1 आधा में K2, या K1 K2 K3, या ए बी का पोजीशन भी चेंज कर देंगे तो सारा पोजीशन चेंज हो जाता है। सर ये सारा कॉन्सेप्ट पता है, बस इसका कॉन्सेप्ट आप हमको बता दीजिए। देखो बेटा इसका जो कॉन्सेप्ट है ना, सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि ये प्लेट है बेटा, ये वाला प्लेट होता है, ये प्लेट है और इसका एरिया ए दिया रहता है, या ये वाला प्लेट है इसका एरिया ए दिया रहता है, इसका एरिया ए दिया रहता है, इसका एरिया ये है। तो प्लेट का एरिया मतलब डाइलेक्ट्रिक जिसके बीच में प्लेस्ड है वो ए। आपको एक लाइन दिखता है ना, लेकिन वो प्लेट होता है, कुछ पार्ट आपके तरफ भी निकला हुआ होता है, तो ये वाला क्या होता है बेटा, प्लेट होता है। ये जस्ट लाइक ये इस तरीका से प्लेट है। पहला कॉन्सेप्ट देखोगे बेटा कि पैरेलल में अगर आप पैरेलल जाओगे तो कहीं ना कहीं एरिया का डिवाइड हो जाता है, एरिया डिवाइड हो जाता है पैरेलल में। पैरेलल में क्या हो जाता है, एरिया डिवाइड हो जाता है। और डी, सर सी का फॉर्मूला आप लोग जानते हो ना बेटा, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी। तो पैरेलल में कहीं ना कहीं आप देखिएगा तो एरिया डिवाइड हो जाता है और डी क्या होता है बेटा, सेम होता है। डी क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। और सीरीज में कहीं ना कहीं डी डिवाइड होता है बेटा, डी डिवाइड होता है और एरिया क्या रहता है सर, एरिया क्या रहता है, सेम। सर ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, बस ये बात लिख लेना कि कहीं ना कहीं ये जनरल बता रहे हैं आपको, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल ऐसा कहीं लिखा नहीं रहता है। लेकिन हम लोग जो क्वेश्चन बनाते हैं ना, यही बात पकड़ लेते हैं कि पैरेलल में एरिया डिवाइड होता है और सीरीज में क्या होता है बेटा, डी डिवाइड होता है। सीरीज में देख तो बेटा ध्यान से देखना, ये टोटल थिकनेस कितना है बेटा, ये टोटल थिकनेस इसका डी है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, d/2, ये कितना हो जाएगा d/2। अब देख बेटा प्लेट का एरिया तो यहाँ के लिए भी क्या आ जाएगा बेटा, ए आ जाएगा, और यहाँ के लिए भी क्या आ जाएगा, प्लेट का एरिया ये। क्योंकि एरिया तो आपको पूरी तरीका से मिल गया ना, उसी तरीका से देख बेटा ये वाला क्या हो गया सर, ये वाला। अब ये तो बात समझ में आ रहा होगा कि सर ये कैसा सीरीज में आ गया। ये देखो बेटा ए पहला कैपेसिटर, फिर दूसरा कैपेसिटर, और ये क्या हो गया बी। देखो तो बेटा इसी के इक्विवेलेंट कर दिए कि नहीं। ये क्या हो जाएगा सर K1 और ये क्या हो जाएगा सर आपका K2। कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अभी देखो तो बेटा एरिया ए रहा, लेकिन ये क्या हो गया बेटा d/2 और ये क्या रहा d/2। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखो पर इसको सॉल्व भी कर देते हैं, उसके बाद यहाँ पे सॉल्व करते हैं कि क्या होने वाला है। अगर आप ये इसको भी दिखा दें, देखो बेटा ये 2 पॉइंट के बीच में है, तो मतलब एक कैप, देखो बेटा ये इसका फिगर देखिए तो समझ में आ जाएगा। इसका अगर फिगर देखे सर, इसका अगर फिगर देखे तो कहीं ना कहीं बेटा ये एक K1 वाला कैपेसिटर ये है, और इधर का आपका कौन सा कैपेसिटर आ गया, K2 वाला। इधर वाला K1 आ गया, इधर वाला K2 आ गया। मतलब ये पैरेलल हो जाएगा कि नहीं, ये दोनों पॉइंट के बीच में। इसका फिगर देखिए ना बेटा, यही तो फिगर हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अभी क्या बताया था बेटा, सीरीज में देखो तो डी डिवाइड हुआ और एरिया सेम हो गया। लेकिन अब ये वाला एरिया प्लेट, अब ये वाला देखो बेटा ये प्लेट है, फिर से यहीं पे समझा रहे, ध्यान से देखिएगा। ये प्लेट का एरिया है ये वाला और ये वाला। तो बताओ तो बेटा इस कैपेसिटर के लिए ये वाला एरिया कितना होगा बेटा। देखिए तो सर ये वाला एरिया कितना हो जाएगा सर, a/2 हो गया बेटा। और ये वाला देखो तो बेटा एरिया, देखो तो बेटा ये वाला देखिए, ये वाला कितना हो गया सर, ये वाला भी कितना हो जाएगा a/2। अच्छा प्लेट के बीच में क्या रहा d, तो इसके लिए भी d, इसके लिए भी d। देख तो बेटा पैरेलल में एरिया डिवाइड हो गया और d देखो तो बेटा सेम हो गया कि नहीं।
आई थिंक सर समझ में आ गया। अब देख बेटा C बराबर क्या होता है एयर के लिए एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D, और मीडियम के लिए क्या होता है K एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। अब देखो बेटा कितना फास्ट चलेंगे, इसका निकालो तो बेटा जल्दी C1 बराबर K1 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। अभी हम मान लेते हैं बेटा एप्सिलॉन नॉट A बाई D को C, और C2 बराबर क्या हो जाएगा सर K2 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। ये क्या मान लिए सर K2 इंटू C, एप्सिलॉन नॉट A बाई D को क्या मान लिए, बार बार क्यों लेकर के चलेंगे। तो C इक्विवेलेंट कितना हो गया सर। अच्छा एक बात यहीं पे गलती होती है, ध्यान से देखना बेटा, क्या गलती होता है कि यहाँ पे D और D हम करने के बाद बता रहे हैं, यहाँ पे D और D देखो तो बेटा गलती से D छोड़ दिए कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे एरिया तो A था लेकिन D क्या था सर D/2 था। D क्या था बेटा D/2 था, D/2 था। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा सर, यहाँ पे कितना हो जाएगा सर 2K1C, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा 2K2C। आई थिंक समझ में आ गया कि सर एरिया तो A रखेंगे लेकिन D क्या रखेंगे D/2 रखेंगे। तो क्या हो गया बेटा 2K1C 2K2C, 2K1C इंटू क्या हो जाएगा बेटा 2K2C डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2K1C प्लस 2K2C। खत्म बात। देख तो बेटा एक C चला गया A, उसके बाद देखना बेटा ये 2C कॉमन हो गया ना, ये यहाँ से 2 यहाँ से 2 यहाँ से 2, आप करके कॉपी में देख लोगे आपको समझ में आ जाएगा। 2K1K2 इंटू C, 2K1K2C डिवाइडेड बाई क्या हो गया बेटा K1 प्लस K2, K1 प्लस K2। अब ऐसे भी कर सकते हैं, C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा सर K इक्विवेलेंट एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। यहाँ पे क्या हो गया सर 2K1K2 डिवाइडेड बाई क्या हो गया बेटा K1 प्लस K2 इंटू C। C की जगह पे क्या लिख दिया एप्सिलॉन नॉट A बाई D। देखते बेटा ये कट करके K इक्विवेलेंट कितना आ गया सर इसका, सर आ गया 2K1K2 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2। कितना आसानी से सॉल्व हो गया। बस यहां पे गलती हो जाता है बेटा कि D में बच्चे D छोड़ देते हैं, D/2 नहीं लिखते हैं, बस यहां पे ये गलती हो जाता है। और अब देखो बेटा ये वाला क्वेश्चन तो पूरी तरीके से डील कर दिए। ये क्वेश्चन में क्या होगा बेटा एरिया डिवाइड हो जाएगा। देखिए ना बेटा इस वाले कैपेसिटर को कितना एरिया मिला सर A/2, और यहाँ वाला प्लेट के लिए कितना मिला A/2, और D सेम हो रहा कि नहीं, इट मीन्स देन दोनों पैरेलल में हो गया, ये हो गया C1 ये हो गया C2। तो बताओ बेटा क्या हो जाएगा यहाँ से सर, हो जाएगा C1 बराबर क्या हो जाएगा K1, C1 बराबर क्या हो जाएगा बेटा K1 एप्सिलॉन नॉट A नहीं बेटा A/2, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा D। हाँ सर D तो हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा K1/2 इंटू क्या हो जाएगा बेटा C, एप्सिलॉन नॉट A/D को हम C मान लेते हैं, और C2 बराबर क्या हो जाएगा K2 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई 2 इंटू D। A/2 लिए हैं बेटा A/2, ये कितना हो जाएगा K2 डिवाइडेड बाई C। तो अब इसका C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा सर, पैरेलल में है C1 प्लस C2, सर पैरेलल में है तो क्या हो जाएगा बेटा K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाई 2 और इंटू क्या हो जाएगा C। और अब आपको पता लग जाएगा K इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा सर K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाई 2। आगे बात समझ में? यस सर, बहुत आसानी से समझ में आ गया बेटा। अब इसको हम लोग हटाते हैं, और अब थोड़ा तेजी से चलेंगे कि कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है, थोड़ा फास्ट खत्म करेंगे बेटा, क्योंकि आज ऑलरेडी मोटिवेशन में काफ़ी हम टाइम आपको दिए। थोड़ा सा कोशिश करोगे बेटा बात को समझने का, क्योंकि हम पर्सनली तो आपको कैसे समझाएं, ऑफलाइन में थोड़ा सा टाइम भी मिलता है, ऑनलाइन में थोड़ा डिफिकल्ट होता है बेटा। ये देखिए बेटा K1 K2 K3, अब बताइए ये सीरीज में है कि पैरेलल में है। ऐसे सोचो ना बेटा, ये है A ये है B, अगर ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, ये निगेटिव ये निगेटिव ये निगेटिव, सर ये क्या होगा पता है, पैरेलल में हो जाएगा सर। लेकिन पैरेलल में क्या होगा देखना तो बेटा, ये पूरा प्लेट का एरिया A था तो यहाँ तक कितना मिला बेटा, सर ये मिला A/3, ये वाला भी कितना मिला सर A/3, और ये वाला भी कितना मिला A/3। लेकिन क्या D सबका सेम हो गया कि नहीं? यस सर D सबका सेम हो गया। अब लिखना शुरू करिए बेटा, C1 बराबर सर K1 एप्सिलॉन नॉट A/D, ये गलती मत करोगे, 3 जरूर लिखना बेटा। C2 बराबर भी कितना हो जाएगा K2 एप्सिलॉन नॉट A/3D। C3 बराबर कितना हो जाएगा सर K3 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई 3D। तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा सर C1 प्लस C2 प्लस C3।
क्या करते हैं बेटा, K1 प्लस K2 प्लस K3 आपको समझ में आ गया होगा, बाई 3 यहाँ पे हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। तो C इक्विवेलेंट ये हो गया, तो K इक्विवेलेंट कितना हो गया सर, K1 प्लस K2 प्लस K3 डिवाइडेड बाई 3। आराम से सर समझ में आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला भी हो गया बेटा। अब इसका नीचे देखिए, अब इसका नीचे वाला देखो बेटा, नीचे वाला भी देखिए कि नीचे वाला को क्या किया जाए। नीचे वाला को भी देखिए बेटा। नीचे वाला तो ऑब्वियसली आपको भी समझ में आ रहा है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में ये क्या है बेटा, जल्दी बताओ, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तो पूरा तो D है सर, पूरा तो यहाँ पे D है, तो ये कितना हो जाएगा D/3, ये हो जाएगा D/3, ये हो जाएगा D/3। लेकिन तीनों कैपेसिटर को बेटा एरिया भर भर के मिला कि नहीं, मतलब एरिया पूरा मिला कि नहीं। यस, समझ में आ गया, एरिया पूरा मिला। विजिबल है ना बेटा, एक मिनट देख लेते हैं, नीचे विजिबल है ना, K1 प्लस K2 प्लस K3, हाँ बेटा विजिबल है, आराम से देखते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, जस्ट मिनट। हाँ चलिए देखते हैं बेटा, सॉरी, K1 प्लस K2 प्लस K3, थोड़ा सा टाइम लग गया। हाँ चलिए, तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे C1 बराबर कितना हो जाएगा बता, K1 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D/3, मतलब कितना हो जाएगा पता है, 3K1 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। कोई दिक्कत नहीं है। और C2 सर कितना हो जाएगा, सर C2 हो जाएगा K2 एप्सिलॉन नॉट A D/3, मतलब समझ में आ गया सर, 3K2 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई T। और C3 कितना हो गया सर, K3 एप्सिलॉन नॉट A D/3, मतलब हो जाएगा 3K3 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। समझ में आ गया बेटा। तो अब क्या काम करेंगे बेटा, तीनों क्या है बेटा, इसमें है, सीरीज में है। जब तीनों, इसको कैसे लिखा जा सकता है पता है, D/3 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 हो गया ना, तो ये हो जाएगा सर 3K1C, और इधर कितना हो जाएगा सर 3K2C, और इधर कितना हो जाएगा सर 3K3C। कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/C इक्विवेलेंट कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, कितना हो जाएगा सर, यहाँ पे 1/3C कॉमन ले लीजिए, 1/3C कॉमन ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा बेटा, 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3, 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3। इस तरीके से ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे हम लोग, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, 1/C इक्विवेलेंट, 1/C इक्विवेलेंट बराबर यही आ जाएगा 1/3C। और अगर आप इसको सॉल्व करने का कोशिश भी करोगे तो 1/3C, C के जगह पे क्या लिखना होगा, एप्सिलॉन नॉट A इंटू D, यहाँ पे आ जाएगा 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3। आई थिंक यहाँ पे समझ में आ जाएगा C इक्विवेलेंट। और अगर मान लेते हैं C इक्विवेलेंट के जगह पे अगर आपको और भी तोड़ना है तो क्या करोगे बेटा, K इक्विवेलेंट इंटू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D, मतलब कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ये सारा का सारा क्वांटिटी कट जाएगा, तो 1/K इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा 1/3 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व हो जाएगा बेटा, सॉल्व हो जाएगा सर, ठीक है। और इसमें भी कुछ कर सकते थे, बहुत कुछ करोगे तो क्या होगा, K1 K2 K3, K1 प्लस K2 K2 प्लस K3, मतलब आगे सर सॉल्व हम लोग कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा, 4 नंबर तक तो करा लिए, अब ये सब देखिए बेटा, अब थोड़ा सा अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ जाएंगे, तुरंत सॉल्व करके ख़त्म करते हैं इसको, हम तुरंत सॉल्व करके ख़त्म करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे इसमें हम। हाँ देखो, ये K1, ये K2, ये K3। अब आप ही सोच करके बताओ बेटा कि सबसे पहली बात तो है ये है सर कि मान लेते हैं पूरा का पूरा D ऐसे था बेटा, तो ये वाला कितना हो जाएगा बेटा सर, D/2 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, D/2 हो जाएगा। कॉमन सेंस से काम कर रहे हैं सिर्फ, D/2 ये वाला तो एरिया इसको पूरा मिलेगा एरिया, लेकिन क्या यहाँ प्लेट का एरिया पूरा मिल पाएगा, नहीं सर। देखिए कितना मिल रहा है बेटा, A/3, ये भी A/3 और ये भी A/3। अब बोलोगे सर जरूरी थोड़ी है, अरे क्वेश्चन में गिवन होगा कि सब आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल है तो 3 पार्ट में एरिया बटेगा, तो क्या होगा बेटा, A/3 और A/3 हो जाएगा। इतना आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, ठीक है। और क्वेश्चन देने का मतलब ही होता है कितना आप कॉमन सेंस लगा लीजिए। आजा बेटा जल्दी सॉल्व करके देखते हैं। C1 कितना हो जाएगा सर, K1 एप्सिलॉन नॉट, एरिया देखना बेटा A/3, और D कितना हो जाएगा बेटा, D/2, मतलब ये कितना हो जाएगा, D हो गया D/2 और एरिया हो गया A/3, मतलब ये हो गया सर 2/3 K1, 2/3
2/3 K1 और इसको लिख देते हैं C एप्सिलॉन नॉट A/D को, और 2/3 K1 के जगह पे 3 दिया हुआ है बेटा, मतलब कितना हो गया, 3 3 कट जाएगा तो 2C, मतलब C1 बराबर कितना हो गया 2C। और उसी तरीके से C2 बराबर, थोड़ा फास्ट कर ले बेटा, K2 एप्सिलॉन, K2 के जगह पे भी लिख देते हैं, K2 की जगह पे क्या लिख देंगे 6 एप्सिलॉन नॉट एरिया बाई 3, और उसके बाद क्या है D/2, मतलब 3 दूना 6, और एप्सिलॉन नॉट A/D को क्या ले लिए C, मतलब C2 बराबर 4C। और C3 बराबर कितना हो जाएगा सर 9 एप्सिलॉन नॉट एरिया बाई 3, और क्या हो गया बेटा D/2, और 2 कहाँ चला गया ऊपर, मतलब ये 3, मतलब ये हो जाएगा सर 6 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D, मतलब कितना हो गया बेटा 6C हो गया, ये हो गया सर 6C। और C4 समझ में आ रहा ना, ये 1 2 3 और 4, C4 पहले निकाल लेते हैं, कितना होता है बेटा 2 एप्सिलॉन नॉट A। देख बेटा इसके लिए A पूरा मिला, लेकिन D कितना मिला सर D/2, मतलब ये कितना हो जाएगा 4 2 दूनी 4 एप्सिलॉन नॉट A/D को 4C लिख देंगे। अब आप ही बता दो बेटा कि ये पैरेलल में हो गया, जब ये पैरेलल में हो गया तो ऊपर वाले रो में मतलब C, यहाँ पे देखो बेटा, इसको x ले लेते हैं, इसको y ले लेते हैं, तो Cx कितना हो जाएगा सर C1 प्लस C2 प्लस C3, ये वाला बेटा तीनों पैरेलल, 2 4 और 6 कितना हो गया सर 12C। और Cy कितना हो गया, ये वाला, इसको Cy ले लेते हैं, Cy कितना हो गया 4C। अब बता बेटा 6x और 6Cx और Cy ये दोनों अब सीरीज में हो गया कि नहीं, मतलब 12C और 4C क्या हो जाएगा सीरीज में, कितना हो जाएगा बेटा 12C इंटू 4C डिवाइडेड बाई 16C, तो ये कितना हो जाएगा बेटा आंसर 3C। और C आप क्या माने थे बेटा एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। कहीं कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है क्या, इसी टाइप का ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो जाएगा बेटा ये क्वेश्चन क्या है, बस देखने में बड़ा सा है और कुछ भी नहीं है, ये आइडेंटिकल सब कुछ है। तो ये D था बेटा, तो ये वाला हो जाएगा D/3, ये हो जाएगा D/3, ये हो जाएगा D/3, ये हो जाएगा बेटा A/3, ये हो जाएगा सर A/3, और ये हो जाएगा सर A/3, ये हो जाएगा सर A/2, और ये वाला हो जाएगा सर A/2। देखो तो बेटा सब कुछ निकाल दिए कि नहीं हम लोग। अच्छा इसका पूरा का पूरा एरिया क्या मिल जाएगा बेटा A, आराम से अब निकाल देंगे बेटा। देखो XYZ कर लेते हैं, ये आपको भी पता, थोड़ा फास्ट जाएंगे, इधर वाला में Cx मान लेते हैं, फिर इसको Cy मान लेंगे, और इसको हम लोग Cz मान लेंगे। तो Cx मतलब इसको लेना पड़ेगा सबसे पहले, क्या लोगे बेटा K1 एप्सिलॉन नॉट A नहीं सर A/3 और इंटू D नहीं सर D/3, लो बेटा 3 3 ऐसे कट गया, तो क्या आ गया K1C। Cx में क्या हो गया, सबसे पहले इसके लिए हो गया K1C, अब उसी तरीके से इसमें भी होगा, अब आपको समझ में आ गया होगा सर K2C और प्लस K3C, समझ में आ गया ना, सेम होने वाला है सर। अब Cy में क्या होगा, चूंकि सर ये तीनों पैरेलल है, Cy y वाला इसके अलाउंग कर रहे हैं बेटा, K4 पहले करते बेटा K4 एप्सिलॉन नॉट A, हाँ सर। अब एरिया A/2 हो गया, एरिया A/2 हो गया, और D कितना है सर D/3, मतलब ऊपर 3 चला जाएगा, ठीक है बेटा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 3/2 K4, ये 3/2 K4 इंटू C, और इसी के साथ प्लस में हो जाएगा बेटा 3/2 K5 इंटू C, और उसी तरीका से Cz कितना हो जाएगा सर K6 एप्सिलॉन नॉट A तो पूरा मिला, लेकिन D कितना मिला D/3, मतलब सर कितना आंसर आ जाएगा 3K6 एप्सिलॉन नॉट A/D मतलब C। आराम से सॉल्व हो जाएगा कि नहीं। और अब क्या कर देंगे सर, अब क्या कर देंगे बेटा, अब देखो क्या कर देंगे, इसका 1/C इक्विवेलेंट कहाँ पे कर दे बेटा, देखिए 1/C इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा 1/Cx प्लस 1/Cy प्लस 1/Cz। तो Cx कितना हो गया सर, C कॉमन कर लेंगे बेटा, C नीचे कॉमन कर लो, या पूरा से C कॉमन कर लो 1/C। अब देखो बेटा, अब देखो Cx कितना हो जाएगा, देखो बेटा 1/K1 प्लस 1/K2, 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3 प्लस Cy C तो कॉमन कर लिए, और जब Cy में करोगे तो 3K4 3 भी तो कॉमन कर सकते थे ना, 3/2 कॉमन कर लेंगे, तो मतलब नीचे आएगा सर 3 और ऊपर हो जाएगा 2, और 3 के साथ क्या होगा सर K4 और प्लस K5। हाँ सर समझ में आ गया,
2/3, ये 3/2 ही को किए हैं, नीचे 3 लिखे ऊपर चला जाएगा 2 और क्या हो जाएगा बेटा K4 प्लस K5 और ये तो है ही बेटा प्लस क्या हो जाएगा 1/1 ये D/3 ऊपर चला गया ना तो वो कितना हो गया सर 1/3K6। आई थिंक अब आपको समझ में बहुत आसानी से आ जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर और 8 नंबर में बेटा देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है, दोनों लगता है एक ही टाइप का और लगता है दोनों एक ही तरीका से सॉल्व होगा। अब देखिए बेटा ए और बी के बीच में आपका प्लेट है, मतलब सर ये हो गया डी, ये हो गया डी, मतलब इसके लिए क्या मिलेगा बेटा आपको डी मिल जाएगा, पूरा का पूरा डी मिल गया, लेकिन इसके लिए क्या मिला बेटा D/2 और इसके लिए क्या मिला बेटा D/2, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बेटा ये प्लेट है, ये वाला प्लेट है, इसे करके जूम करिए, ये प्लेट है, ये प्लेट का जस्ट इसको आधा मिला कि नहीं एरिया, हाँ सर आधा एरिया इसको और आधा एरिया के बीच में ये है, मतलब A/2 और ये भी क्या हो जाएगा बेटा A/2। अब आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कैसे सर C1 बराबर कितना हो जाएगा बेटा K1 एप्सिलॉन नॉट ए नहीं सर A/2 और इंटू डी, मतलब ये हो जाएगा सर K1/2 इंटू सी। C2 कितना हो जाएगा सर K2 एप्सिलॉन नॉट ए का लेंगे A/2, ए का ले लेंगे A/2 और डी का ले लेंगे D/2। देखते बेटा 2 कैंसिल हो करके K2 इंटू सी हो गया कि नहीं, और C3 क्या ले लेंगे सर K3 एप्सिलॉन नॉट A/2 और D क्या हो जाएगा सर D/2, 2 से 2 कटा तो कितना हो जाएगा सर K3 इंटू सी। सर तीनों सी तो आप निकाल दिए, अब तीनों सी निकाल देंगे बेटा तो अब ये समझो तीनों सी जब निकाल दिए तो जब तीनों सी निकालने के बाद आपको ये पता चला कि सर ये वाला और ये वाला आपस में पैरेलल होगा और ये दोनों सीरीज में हो जाएगा। मतलब देख बेटा K1 पैरेलल में, देख बेटा इसका सर्किट बना देते हैं, इसे लो ना आराम से समझ में आ जाएगा। अब देखो तो बेटा कोई दिक्कत है, आराम से सर सर्किट बना दिए, ये वाला क्या हो गया 1, ये क्या हो गया 2, ये क्या हो गया 3, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका कितना हो जाएगा बेटा सर, इसका हो जाएगा K2 K3 डिवाइडेड बाई K2 प्लस K3 और यहाँ पे C है तो यहाँ पे एक ही C आएगा। आपको समझ में आ गया वो हम क्या बोलना चाह रहे हैं। 2 3 ले लिए सीरीज में और 1 के साथ जोड़ दीजिए, 1 कितना है बेटा K1/2 इंटू सी प्लस, यही हो गया बेटा, मतलब सर C इक्विवेलेंट कितना हो गया सर K1/2 प्लस K2 K3 डिवाइडेड बाई K2 प्लस K3 इंटू सी। अब K इक्विवेलेंट वाला तो निकाल ही लोगे आराम से, सर ये निकल जाएगा सर आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होता है सर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गलती होता है बेटा वो चीज़ को सिखा रहे हैं आपको। जब इसका सर्किट बनाना होगा ना, सबसे पहले आप इसका सर्किट बच्चे गलत बना देते हैं। गलत क्या बना देते हैं सर, ये तो हो गया बेटा, ये वाला हो गया, देख लो इस तरीक़ा से, हाँ चलो कैलकुलेशन वगैरह सब हो गया सर। देखिए अभी फिगर को रहने देते हैं बेटा, फिगर को रहने देते हैं। अब जब बच्चा ये सर्किट बनाता है तो ये सर्किट ऐसे बनाता है कि सर ये वाला हो गया एक्स कैपेसिटर और ये दोनों हो गया पैरेलल में, मतलब सर ये ऐसे और यहाँ से आपका बी निकल गया, ये हो गया ए और ये हो गया बी। और सही बात है, देखने में तो यही लग रहा है कि सर ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये दोनों आपस में क्या कर देंगे बेटा, ये दोनों को आपस में पैरेलल कर देंगे और ये पैरेलल के साथ क्या हो जाएगा, मतलब अब 2 और 3 क्या हो जाएगा बेटा पैरेलल में और 1 के साथ क्या हो जाएगा बेटा सीरीज में, 1 के साथ सीरीज में, 2 और 3 पैरेलल में। लेकिन ये बिल्कुल गलत है सर। गलत कैसे हो गया बेटा, अब देखिए बस बहुत जल्दी खत्म करेंगे, गलत क्यों हुआ बात को समझो बेटा। ये और ये पैरेलल में नहीं होगा, ये और ये पैरेलल में नहीं है कि सर पैरेलल तो साफ दिख रहा है। पैरेलल का मतलब क्या होता था बेटा, पैरेलल का मतलब क्या होता था वो समझो। पैरेलल का मतलब होता था पोटेंशियल डिफरेंस सेम, पोटेंशियल डिफरेंस सेम। आ जाता बेटा, यहाँ का पोटेंशियल बी हो गया और यहाँ का पोटेंशियल बी हो गया, मान गए दोनों का प्लेट का बी हो गया। लेकिन क्या ए के बाद K1 यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक है तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा और यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, क्या ये सेम पोटेंशियल का गारंटेड नहीं है बेटा, सेम पोटेंशियल का कोई गारंटेड नहीं है। अब देखिए बेटा ये दोनों ए बी, अब यहाँ पे देखना ये दोनों जो है ये वाला और ये वाला पैरेलल हुआ, क्यों, क्योंकि ये दोनों ए बी के साथ कनेक्टेड था। क्या ये दोनों ए बी के साथ कनेक्टेड है, नहीं सर, K1 का K2 के साथ इंटरेक्शन
इंटरेक्शन होगा और यहां पे पोटेंशियल कुछ डेवलप होगा, और K1 और K3 के साथ अलग इंटरेक्शन होगा और यहां पे पोटेंशियल कुछ अलग होगा। मतलब सर चूंकि K1 K2 K3 तीनों डिफरेंट है, तो यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल मस्ट भी अलग अलग होगा। इट मीन्स दैट कि वो पैरेलल में नहीं होगा। बस यही बात को समझना था। आई थिंक मेरे पॉइंट को समझ गए होंगे। फिर से K1 एंड K2 इसका इंटरेक्शन के साथ यहां पे वोल्टेज आएगा और K1 और K3 का इंटरेक्शन के साथ यहां पे वोल्टेज आएगा। क्योंकि K2 K3 अलग है, इसलिए ये दोनों का वोल्टेज भी यहां पे अलग आएगा। तो एक तरफ तो पोटेंशियल सेम, लेकिन दूसरे तरफ पोटेंशियल अगर डिफर कर गया तो ये कभी भी इस वे में सॉल्व नहीं होगा। समझ में आ गया बेटा? क्यों? चूंकि पैरेलल के लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बेटा? सेम होता है। ये रॉन्ग था बेटा, पहले भी क्लियर कर दिए कि ये रॉन्ग है। अब इसको कैसे बनाने का तरीका ये है बेटा, इस वाले देखिए ध्यान से, देखिए यहां पे आपका थोड़ा सा हम प्लेट से घसक रहा है बेटा। यहीं पे प्लेट को K1 ले लो, इस प्लेट को ले लो बेटा K1, और इसी के साथ सटा करके ले लो यहां पे K2, और फिर K1 को दो पार्ट में ब्रेक कर दो। यहां ले लो K1 और यहां पे ले लो बेटा क्या चीज? K3। अब देखो तो बेटा, अब ये बोल सकते हैं कि हाँ सर ये दोनों सीरीज में चल जाएगा, ये दोनों सीरीज में चल जाएगा, और यहाँ का पोटेंशियल A, यहाँ का पोटेंशियल A, यहाँ का पोटेंशियल A, B। मतलब सर ये सारा सिस्टम ये पैरेलल में यहाँ पे आ सकता है। क्यों? क्योंकि अब ये दोनों का पोटेंशियल सेम, ये दोनों का पोटेंशियल सेम। इसका सर्किट देखोगे बेटा तो और समझ में आ जाएगा। ये वाला हो गया K1, ये हो गया K2, और फिर इसको आधा यहाँ पे फिर से K1 वाला ही है, और ये वाला कौन वाला है बेटा? K3 वाला है। या आप ऐसे बोलो ये 1 वाला, ये 2, और ये भी 1, और ये क्या हो जाएगा बेटा आपका 3। अब अगर ऐसे करोगे तो हाँ सर अब ये हो जाएगा कि अगर आप इसको आधा से डिवाइड कर दिए तो अब ये वाला सीरीज में, ये वाला सीरीज में, और आपस में क्या हो जाएगा बेटा? ये पैरेलल हो जाएगा। अब कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो बताओ बेटा यहां से C1 कितना आ जाएगा? सर अब देखना पड़ेगा। अब देख लेते बेटा आपके साथ ही D का स्कोप क्या है बेटा? अगर ये D है, अगर ये D है तो ऑब्वियसली है जो K1 था यहां पे भी हो जाएगा D/2, और ये सब के साथ D/2 हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सर ये वाला के साथ तो पूरा एरिया मिला, हाँ सर, लेकिन इस कैपेसिटर को तो कितना मिला है बेटा? A/2, और इस कैपेसिटर को भी कितना मिला है? A/2। हाँ, लेकिन K1 को अगर डिवाइड कर देंगे तो K1 भी हो जाएगा A/2 और ये भी हो जाएगा A/2। मतलब अगर आप देख पा रहे हैं चूंकि दो पार्ट में डिवाइड किए तो सबका A/2 और D/2 हो गया। देखना बेटा A/2 D/2, A/2 D/2, A/2 D/2 हो गया। तो C1 क्या हो जाएगा बेटा? C1 हो जाएगा K1 एप्सिलॉन नॉट A/2, और यहां पे क्या हो जाएगा बेटा? D/2। 2 कट गया, मतलब K1 इंटू C। C2 कितना हो जाएगा बेटा? C2 कितना हो जाएगा सर? K2 एप्सिलॉन नॉट A/2 इंटू D/2। 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा सर? K2 इंटू C। C3 कितना आ जाएगा? अब आपको समझ में आ गया होगा सर, K3 इंटू C। मतलब सर इसके ये तो निकाल ही चुके हैं, तो मतलब सर यहाँ पे क्या हो रहा है सर? यहाँ पे हो रहा K1 इंटू C, यहाँ पे हो रहा K2 इंटू C, फिर यहाँ पे हो रहा K1 इंटू C, और यहाँ पे हो रहा K3 इंटू C। अब बता बेटा कैसे सॉल्व करेंगे? दोनों सीरीज में, मतलब सर K1 K2 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2 इंटू C। यहाँ क्या हो जाएगा सर? K1 K3 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K3 इंटू C। अब दोनों पैरेलल में जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा सर? K1 बाई K2 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2 प्लस K1 K3 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K3, और यहां पे क्या हो जाएगा? C, और यही हो जाएगा बेटा C इक्विवेलेंट। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और एक दो क्वेश्चन बड़ा अच्छा था बेटा कि ये प्लेट कैपेसिटर में दूसरा प्लेट इस तरीके से मूव कर रहा, आगे जा रहा। मिस ऐसा नहीं करते हैं कि अपने बेसिक लेक्चर में सारे क्वेश्चन को डाल दिए, हम कुछ क्वेश्चन सीरीज के लिए भी बचा करके रखते हैं। इससे तो हो गया कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट निकल गया। अब कुछ वेरिएबल सी भी आता है बेटा, जहां पे k इस तरीके से लिखेगा, k बराबर 1 प्लस x/l, और ये अंदर की तरफ मूव कर रहा, टोटल l है बेटा, ये वाला डिस्टेंस x है। तो अब कुछ नहीं करना पड़ेगा, dc
बराबर के एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई एक्स, और के यहाँ पे वेरिएबल है। मतलब इस टाइप के भी बहुत अच्छे अच्छे इंटीग्रेशन एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, उसको कराएंगे क्वेश्चन के सीरीज में। लेकिन अभी यहाँ से क्या हुआ कि बेसिक कॉन्सेप्ट सर पूरा का पूरा निकल गया। अब ये नहीं बोल सकते हैं कि हमने इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं पढ़ा। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाते हैं बेटा कोरोना डिस्चार्ज, आफ्टर दैट वन डे ग्राफ जनरेटर। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वन डे ग्राफ जनरेटर। रॉबर्ट जे वन डे ग्राफ नाम के साइंटिस्ट ने इसका इन्वेंशन किया था 1929 में। ये क्या करता है बेटा, बेसिकली ये एक तरह से जनरेटर है। दिस इज हाई वोल्टेज जनरेटर। ये हाई वोल्टेज जनरेशन प्रोड्यूस करता है जिसका पोटेंशियल काफी बेटा हाई होता है। सर कितना हाई होता है, फ्यू मिलियन वोल्ट्स में, 10 लाख वोल्ट के आसपास ये बराबर होता है। 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर 6 वहां तक का रेंज में ये पोटेंशियल को प्रोड्यूस करता है, हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करता है। इसीलिए इसका नाम क्या लिखा बेटा, दिस इज हाई वोल्टेज जनरेटर दैट कैन प्रोड्यूस वोल्टेज अप टू फ्यू मिलियन वोल्ट्स। नेक्स्ट बेटा वन डे ग्राफ जनरेटर यूजेस टू प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के दो प्रिंसिपल पे काम करता है। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है बेटा, कोरोना डिस्चार्ज। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या हो गया, कोरोना डिस्चार्ज। और सेकंड क्या है बेटा, पोटेंशियल का यहां पे कॉन्सेप्ट है जो कि आपको हम डील कर चुके हैं। यहां पे डील करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इट मींस दैट यहां पे दो प्रिंसिपल काम करता है बेटा। फर्स्ट वन, द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज टेक्स प्लेस इन एयर और गैसेज एट पॉइंटेड कंडक्टर। याद है आपको बेसिक प्रॉपर्टी जब चार्ज में पढ़ाए थे, चार्ज ऑलवेज लीक्स फ्रॉम द शार्प पॉइंट। याद है ना, शार्प पॉइंट से चार्ज हमेशा लीक कर जाता है। क्यों, क्योंकि वहां का सरफेस चार्ज डेंसिटी काफी बढ़ जाता है और सरफेस चार्ज डेंसिटी के कारण वहां पे चार्ज के एक्यूमुलेशन सबसे ज्यादा होता है। इसीलिए चार्ज ऑलवेज लीक्स फ्रॉम द शार्प पॉइंट। और आपको हम ये भी बोले थे कि फ्रिज या कूलर के कॉर्नर साइड में हमेशा हल्का सा करंट मारता है, झटका मारता है। क्यों, क्योंकि जो फ्लैट सरफेस होता है वहां का रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत ज्यादा। इट मीन्स दैट वहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी बहुत कम होता है, लेकिन जो शार्प कॉर्नर होता है वहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत कम होता है। सो दैट सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होता है और चार्ज वहीं से लीक करता है। तो यही वाला है बेटा, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड कोरोना डिस्चार्ज। और दूसरा क्या है, पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट है बेटा। एक हॉलो कंडक्टर लेंगे, कैसे एक यहां पे एक और भी कॉन्सेप्ट है कि क्या 100% चार्ज किसी बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर करना पॉसिबल है। क्या 100% चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी को ट्रांसफर करना है, इज इट पॉसिबल और नॉट। ये दो सवाल का हम लोग जवाब देखते हैं अभी। फर्स्ट डील करते हैं बेटा कोरोना डिस्चार्ज। कोरोना डिस्चार्ज क्या होता है, मान लेते हैं बेटा ये कोई एक नॉन कंडक्टिंग बॉडी है। नॉन कंडक्टिंग बॉडी है और इसमें आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया है। सर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया है इसमें। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो है बेटा बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए। अब जो नॉन कंडक्टिंग के जो मॉलिक्यूल्स जो है, जो पहले से पोलराइज थे बेटा, सारा का सारा क्या था बेटा, पोलराइज था। सारा का सारा क्या था, पोलराइज था। वो क्या काम करेगा, वो चाहेगा कि अब इस वाले मॉलिक्यूल्स को देखो बेटा, एक तरफ पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रहा तो यहां वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा और निगेटिव वाले पे इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा। इट मींस दैट सर अब मॉलिक्यूल्स के बीच में स्ट्रेन पैदा होगा, स्ट्रेन आ जाएगा, खिंचावट आ जाएगा। और जब खिंचावट आ जाएगा तो प्लस वाला यहां से बेटा एक समय इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए। एक समय इलेक्ट्रिक फील्ड अपने ब्रेकडाउन पे पहुंच जाएगा। ये आपको हम सब बताए हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ब्रेकडाउन कांस्टेंट, जिसका वैल्यू कितना होता है बेटा 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। या और क्या बताया था, याद है 3 किलो वोल्ट पर मिलीमीटर। जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस वैल्यू पे पहुंच जाएगा उस समय अब ये मॉलिक्यूल्स क्या होगा बेटा, टूट जाएगा। और जो नॉन कंडक्टिंग बॉडी है वो कैसा बिहेव करने लगेगा, कंडक्टिंग बॉडी की तरह। ऑलरेडी याद आ गया होगा।
सर इससे कोरोना डिस्चार्ज को क्या मतलब, अभी जस्ट बताएंगे बेटा क्या कोरोना डिस्चार्ज को मतलब है। तो ये तो बात समझ में आ गया कि नॉन कंडक्टिंग बॉडी भी कंडक्टिंग बॉडी की तरह बिहेव करने लगेगा जब उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ब्रेकडाउन या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे पहुंच जाएगा, जिसका वैल्यू है 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर या 3 किलोवोल्ट पर मीटर। मॉलिक्यूल्स क्या होगा सर, आपस में टूट जाएगा और सर क्या होने लगेगा, फ्री टू मूव होने लगेगा, फ्री टू मूव होने लगेगा। सर ये वाला कॉन्सेप्ट था। चलिए ये तो बात समझ में आ गया। नॉन कंडक्टिंग बॉडी क्या होने लगा बेटा, कंडक्टिंग बॉडी होने लगेगा। इंसुलेटिंग बिहेव कैसा करने लगेगा सर, कंडक्टिंग की तरह बिहेव करने लगेगा। लाइटनिंग कैसे होता है, एनी आइडिया? लाइटनिंग भी एग्जाम्पल इसी का है बेटा। लाइटनिंग जब बिजली गिरता है तब, अब देखो बेटा ये क्लाउड है, ये बादल है, अब ये इधर देखते हो बादल हमेशा मूव करते जाएगा, मूव करते जाएगा। तो जब मान लेते इस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा, तो बताओ तो बेटा एयर के साथ ये कांटेक्ट में आ रहा, एयर के साथ जैसे ये कांटेक्ट में आ रहा तो बेटा यहां पे चार्ज डेवलप होते जा रहा है, चार्ज डेवलप होते जा रहा है, चार्ज डेवलप होते जा रहा है, इस तरीके से चार्ज डेवलप होते जा रहा है। ये और मूव कर रहा तो फ्रिक्शन की वजह से चार्ज खूब सारा डेवलप हो रहा, चार्ज खूब सारा डेवलप हो रहा, खूब सारा चार्ज डेवलप हो जा रहा, चार्ज डेवलप, चार्ज डेवलप। अब जब यहाँ पे चार्ज डेवलप खूब सारा होते जा रहा बेटा, मतलब चार्ज डेवलप होते जा रहा, इट मींस दैट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ते जा रहा। अब ये चार्ज तो हो रहा, लेकिन क्या ये चार्ज अर्थ तक आ जाएगा? नहीं आएगा सर। क्यों? क्योंकि बीच में कौन सा मीडियम है, एयर का मीडियम है। चार्ज तब तक फ्लो नहीं करेगा जब तक उसको कंडक्टिंग मीडियम ना मिलेगा। ये एयर कैसा बिहेव कर रहा बेटा, एयर बिहेव कर रहा इंसुलेटिंग मीडियम के तरह, एयर बिहेव कर रहा इंसुलेटिंग मीडियम के तरह। अब ये चार्ज बढ़ाते जाओ, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते जा रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बढ़ते जा रहा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा। अब यहां पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर से अगर ज्यादा हो जाता है तो एयर जो कि इंसुलेटिंग की तरह बिहेव करेगा। इतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड आने के वजह से यहां के फिर से मॉलिक्यूल्स क्या होंगे बेटा, जो पोलराइज थे पहले, अब क्या होंगे, वहां पे ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगा। और एयर कैसे बिहेव करने लगेगा बेटा, कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा। और अगर कंडक्टर की तरह यहाँ पे बिहेव करने लगा तो यही सारा का सारा चार्ज कहाँ चला जाएगा बेटा, अर्थ में चला जाएगा। और इसी को बोलते हैं हम लोग लाइटनिंग हो गया। समझ में आया? फिर से बोल रहा है बेटा, क्लाउड जा रहा जा रहा जा रहा जा रहा, फ्रिक्शन की वजह से चार्ज डेवलप हो रहा, चार्ज डेवलप हो रहा, चार्ज डेवलप हो रहा, होने तो जितना चार्ज डेवलप हो जा रहा वो चार्ज का फ्लो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बीच में तो एयर है एंड एयर इज अ इंसुलेटिंग मीडियम, इंसुलेटिंग मीडियम को चार्ज क्रॉस ही नहीं करेगा। लेकिन चार्ज बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा, एक सब चार्ज बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ रहा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज 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 और बढ़ते बढ़ते इलेक्ट्रिक फील्ड इस वैल्यू को क्रॉस कर गया। इट मींस दैट एयर इंसुलेटिंग के बाद क्या बिहेव करने लगा बेटा, कंडक्टिंग की तरह बिहेव करने लगा। और इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि इसी तरीके से लाइटनिंग हो गया। आई थिंक बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा कि लाइटनिंग का सर कॉन्सेप्ट आपने कैसे डील किया। अब ये देखिए बेटा, अब यहां पे देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक, अगर ये रेडियस r है तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा सर, Q/4πε0 r²। पोटेंशियल कितना हो जाएगा, Q/4πε0 r। कोई दिक्कत नहीं है, आपको भी पता है सिग्मा बराबर क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, याद है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी Q/4πr²। तो E को क्या लिखा जा सकता है सर, σ/ε0। और आपको हम बताए भी थे कंडक्टर के हर पॉइंट पे, कंडक्टर के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, σ/ε0, σ/ε0। ये बता भी चुके हैं ऑलरेडी, σ/ε0। V के बारे में क्या हो करिएगा सर, V के बारे में देखिए बेटा, R से मल्टीप्लाई किए, R से यहाँ पे हो गया। इट मीन्स दैट देखो बेटा, Q/4π × r²। इसको क्या लिख देंगे सर, सिग्मा, यहाँ पे पहले से एक R पड़ा हुआ है, σr × ε0, σr × ε0। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया सर इलेक्ट्रिक फील्ड और ये हो गया आपका पोटेंशियल, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब देखना तो बेटा ये वाला ध्यान से देखिए,
ये एक तरह का कंडक्टिंग बॉडी है, ये एक तरह का कंडक्टिंग बॉडी है बेटा, इसको बोलते हैं कंडक्टिंग बॉडी। तो याद है ना, कंडक्टिंग बॉडी के हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। इसीलिए तो कंडक्टिंग बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। याद है ना, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब देखिए बेटा, यहाँ पे एक रेडियस के बारे में सोचिए, यहाँ के बारे में एक रेडियस का सोचिए, और यहाँ पे देखिए किसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा होगा, किसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा। सर अगर ये पॉइंट आपका 1 ले लेते हैं और ये पॉइंट 2 ले लेते हैं, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर फ्लैट सरफेस का मतलब हम बोलना ये चाह रहे हैं कि बेटा अगर ये कर्व है तो कहीं ना कहीं जा करके एक रेडियस बनाएगा। समझो ना बेटा, इस वाले से एक सर्किल बनाते हुए आप उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ड्रॉ करिए। हम बता भी चुके हैं पहले भी कि सर यहाँ का रेडियस ऑफ कर्वेचर R1। अब देखो बेटा, ये जल्दी घुमावदार है, तो देखो तो बेटा इस तरह का ये सर्किल बना लेगा। लेकिन ये बहुत बड़ा घुमावदार है, तो देखो बेटा ये कितना बड़ा सर्किल इस तरह का बना रहा। इट मीन्स दैट R1 इज ग्रेटर देन R2। ये तो बात समझ में आ रहा है ना बेटा। और अगर देखो ना, अगर इस तरीका से और शार्प कॉर्नर ऐसे रहता तो ये रेडियस और कम हो जाता। मतलब R1 ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R3। पहले दो ही को लेकर चलते हैं बेटा, R1 ग्रेटर देन R2। ये तो बात समझ में आ रहा है ना। जितना कर्व पाथ है उसको सर्किल मिलाते हुए एक रेडियस ऑफ कर्वेचर ड्रॉ कर लीजिए, बात खत्म। R1 ग्रेटर देन R2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है सर। पोटेंशियल तो सर सब जगह सेम होगा। यस सर, V1 बराबर V2। पोटेंशियल चूंकि इक्वी पोटेंशियल सरफेस आ जाता है कंडक्टिंग बॉडी का, तो V1 बराबर क्या लिखेंगे बेटा, V1 बराबर क्या लिखेंगे, सिग्मा 1, यहाँ का सिग्मा 1, यहाँ का सिग्मा 2। सिग्मा 1 इंटू R1 बाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्मा 2 R2 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। मतलब आपको दिख गया कि सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। अरे ये एप्सिलॉन कट गया, मतलब सिग्मा आर बराबर क्या हो गया बेटा, कांस्टेंट। और सिग्मा आर बराबर कांस्टेंट हो गया, मतलब सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो अब बताओ बेटा, अगर R1 ग्रेटर देन R2 है तो सिग्मा 2 ग्रेटर देन सिग्मा 1 हो गया। मतलब सिग्मा 2 बात को ध्यान से समझिए बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर आपका कम है तो आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा बेटा, ज्यादा हो जाएगा। यही बात को प्रूफ किए हैं और इत्तेफाक से सब कुछ पहले करा चुके हैं कि यहाँ पे जो पोटेंशियल है ये सेम होता है, कंडक्टिंग बॉडी का पोटेंशियल सेम। क्यों, चूंकि कोई पोटेंशियल सरफेस हो गया, थोड़ा सा कर्व मान करके पूरा सर्किल ड्रॉ कर लिए, इसी तरीके से डील कर देंगे। अब इसमें हम ज़्यादा वक्त नहीं देंगे, समझ में आ गया बेटा क्या है। चलिए सर, इसको करने का मकसद क्या था आपका, इसको पर्पस था बेटा मेरे को करने का। अब देखिए, अगर इस तरीका से कोई एक सरफेस है बेटा, तो अगर हम मान लेते हैं कि इस तरीका से बेटा, रुक जाओ, ये कंडक्टिंग बॉडी है। अब कंडक्टिंग बॉडी में 1 यहां पे ले लेते हैं बेटा, यहां पे 2 ले लेते हैं, और यहां पे मान लेते हैं कहीं पे 3 ले लेते हैं, ये 3 ले लेते हैं। तो अब आप ही बताइए कि सर ये वाला फ्लैट सरफेस बहुत ज़्यादा है। इट मीन्स दैट R3 ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R1। देखो ना बेटा, ये R1 का गोला ऐसे, ये R2 का गोला ऐसे, और ये R3 का गोला करने के लिए बहुत बड़ा करना पड़ेगा। इट मीन्स दैट सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2 ग्रेटर देन सिग्मा 3। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सिग्मा 1 ग्रेटर देन सिग्मा 2 ग्रेटर देन सिग्मा 3। ये सब कुछ करा चुके हैं हम, बस लास्ट टाइम डील कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो ये तो बात समझ में आ गया। अब इसके बाद अगर इस तरीका से कुछ, अगर दूसरा कंडक्टिंग बॉडी लोगे बेटा, दूसरा कंडक्टिंग बॉडी लेंगे। अब हम दिखाना ये चाह रहे हैं कि अगर कहीं पे शार्प कॉर्नर हो गया, ये देखो बेटा, ये शार्प कॉर्नर हो गया, और ये वाला दूसरा कंपेयर करिए, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे चार्ज अगर इस तरह से हो रहा तो यहाँ पे चार्ज बहुत ढेर सारा होगा कि नहीं। सर ये सब कुछ डील कर चुके हैं, बार बार एक ही बात को रिपीट कर रहे हैं कि यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो गया बेटा, बहुत कम। तो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा बेटा, बहुत ज़्यादा। अगर यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगा तो यहीं से क्या हो जाएगा बेटा, लीकिंग शुरू हो जाएगा, और चार्ज यहाँ पे लीक करेगा बेटा, चार्ज यहाँ पे लीक कर जाएगा। आई थिंक बात समझ में आ गया। अगर चार्ज का यहाँ पे ओरिएंटेशन बनाए तो देखो बेटा, पॉजिटिव, यहाँ पे सर पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। समझ में आ गया होगा कि अब चार्ज को लीक करना होगा तो कहाँ से लीक करेगा सर, यहीं से। अब देखिए बेटा, हम पढ़ करके सुना रहे हैं
देखिए ये वाला क्या था बेटा, पॉइंट टाइप का था ना। अगर मान लेते हैं कि इस तरीक़े से ऐसे सरफेस अगर इस तरह से आ जाएगा, ये देखो तो सबसे शार्प कॉर्नर हो गया कि नहीं, पॉइंटेड की तरह। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, चार्ज खूब भर भर के आएगा। चार्ज यहाँ पे भी चार्ज क्या होगा, खूब भर भर के आएगा। यहाँ पे भी चार्ज क्या होगा, खूब भर भर के आएगा। लेकिन यहाँ पे चार्ज देखिए बेटा, फ्लैट सरफेस हो गया ना, फ्लैट सरफेस हो गया, फ्लैट। आई थिंक क्लियर हो गया। अब देखिए, इफ अ कंडक्टर हैज ए पॉइंटेड शेप, किसी कंडक्टर का ये पॉइंटेड शेप के तरह हो गया, लाइक अ नीडल, अच्छा नीडल के तरह, इस टाइप का नीडल के तरह, तो यहाँ पे चार्ज क्या होगा बेटा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। नीडल के तरह अगर हो गया, इफ़ अ कंडक्टर हैज ए पॉइंटेड शेप लाइक अ नीडल एंड चार्ज गिवन टू इट, और अगर इसको चार्ज दिया गया, द चार्ज डेंसिटी एट पॉइंट एंड, जो पॉइंट एंड होता है बेटा, विल बी वेरी हाई। हम बता ही चुके हैं कि पॉइंट एंड पे क्या होगा, वेरी हाई होगा। द इलेक्ट्रिक फील्ड नियर दीज पॉइंटेड एंड्स विल बी वेरी हाई। अगर यहाँ पे चार्ज बहुत ज़्यादा हो गया, इट मीन्स दैट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और यही इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक पहुँच जाएगा बेटा, अपने ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ तक पहुँच जाएगा, और यहीं से चार्ज आपका क्या हो जाएगा, लीक हो जाएगा। द इलेक्ट्रिक फील्ड नियर दीज पॉइंटेड एंड्स विल बी वेरी हाई एंड दैट काउज डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। समझ में आ गया कि डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन कहाँ होगा सर, डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन यहीं पे होगा। एंड चार्ज विल डिस्चार्ज थ्रू पॉइंटेड एंड, दिस इज नोन एज ए कोरोना डिस्चार्ज। यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा बेटा, तो देख लोगे, द एयर एंड चार्ज विल डिस्चार्ज थ्रू पॉइंटेड एंड, दिस इज नोन एज ए कोरोना डिस्चार्ज। बहुत टाइम दे दिया कोरोना डिस्चार्ज में, हम बहुत टाइम दे दिया बेटा। चलिए, कोरोना डिस्चार्ज का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। वन डे ग्राफ जनरेटर दो प्रिंसिपल पे काम करता है सर। प्रिंसिपल नंबर 1 तो आप क्लियर कर दिए, क्या बोल दिए सर कि कोरोना डिस्चार्ज में आपको यही बात सीखना था कि अगर नीडल टाइप का कोई शेप हो गया, अगर कोई शार्प कॉर्नर हो जाता है, तो शार्प कॉर्नर के वजह से चार्ज वहीं से लीक करना शुरू कर देता है। सर कोई दिक्कत नहीं है, चलिए हो गया, बात खत्म। दूसरा कॉन्सेप्ट देखो बेटा, पोटेंशियल का। अब देखिए बेटा, इस बॉडी का अगर आपको, देखिए ध्यान से, इस बॉडी का अगर आपको पोटेंशियल राइज करना है, तो पोटेंशियल बढ़ाना मतलब इस पे चार्ज बहुत सारा लेकर के आना है। तो कहाँ से चार्ज लेके आएंगे, तो दूसरा बॉडी से चार्ज लेकर के आएंगे, और ये चार्ज प्रोवाइड करेगा, क्यों, चूंकि इसके पास ज़्यादा था, देखो तो चार्ज जाएगा, चार्ज इधर से इधर फ्लो होना शुरू हो जाएगा। लेकिन क्या ये कोई बेटर वे है, अगर हमको किसी बॉडी का चार्ज बढ़ाना ही है और दूसरा बॉडी मेरे पास है ऑलरेडी जिसके पास बहुत सारा चार्ज है, हम इसी बॉडी को लेके क्यों नहीं आगे बढ़ जाएंगे, क्यों इस बॉडी का यूज करेंगे। इसके पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होगा, तभी तो दूसरे बॉडी को पोटेंशियल देगा। तो यहां से यहां पोटेंशियल जाएगा, फिर धीरे धीरे करके इसका भी पोटेंशियल राइज होगा, और एक समय पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। हम जो ट्रांसफर ऑफ चार्ज करेंगे, हम इस बॉडी के साथ ही क्यों नहीं खेल लेंगे। हाँ सर, ये तो बात सही है कि इसी बॉडी के साथ खेल लेंगे, क्यों इस बॉडी का चार्ज बढ़ाना है। सर ये एक बेटर वे नहीं है। अब आपको हम दूसरा तरीका दिखा रहे हैं बेटा, अब आपको हम दूसरा तरीका दिखाएंगे, देखिए समझने का कोशिश करिएगा। दूसरा तरीका क्या है चार्ज का, अगर बस यही आपको अगर समझ में आ जाएगा तो सारा हेडेक खत्म। सर ये एक हॉलो नॉन कंडक्टिंग है, और एक यहाँ पे भी हॉलो कंडक्टिंग है, यहाँ पे भी एक हॉलो कंडक्टिंग है। देख बेटा, इसका रेडियस स्मॉल आर मान, इसका रेडियस कैपिटल आर मान होगा, ठीक है। इस पे स्मॉल क्यू आ रहा, इस पे कैपिटल क्यू आ रहा, इस पे स्मॉल क्यू है और उस पे क्या है बेटा, प्लस क्यू कैपिटल क्यू। कोई दिक्कत नहीं है सर? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ बेटा, दोनों को कनेक्ट करो, तो दोनों को कनेक्ट करो स्विच से। अभी स्विच ऑफ है, जब स्विच ऑफ है तो बताइए तो बेटा कि यहाँ का पोटेंशियल ये ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे क्या हो जाएगा। जब सर पोटेंशियल ऑफ है वी ए पे क्या हो जाएगा। अब ये सब बात आपको जानना पड़ेगा। स्मॉल क्यू के लिए क्या हो जाएगा, स्मॉल आर, और कैपिटल के लिए क्यू के लिए क्या हो जाएगा, ए पॉइंट इनसाइड में पड़ गया तो कैपिटल क्यू बाई आर। उसी तरीका से वी बी, अब इसमें समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ध्यान रखोगे बेटा। वी बी कैपिटल क्यू के लिए क्या हो जाएगा सर, कैपिटल क्यू लिए कैपिटल आर, सरफेस का पॉइंट हो गया, और स्मॉल क्यू के लिए भी क्या हो गया सर, आउटसाइड द पॉइंट हो गया, मतलब कैपिटल आर। ये बिफोर स्विच ऑफ है। अब जैसे स्विच को हम ऑन करेंगे,
ऑन कर दीजिए सर। जहां स्विच को ऑन करेंगे एक वायर से दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा कि नहीं, VA बराबर VB या VA माइनस VB बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब करो तो बेटा VA माइनस VB, जब माइनस करेंगे दोनों को तो ये माइनस ये KQ/R ये KQ/R कट जाएगा, तो क्या कॉमन हो जाएगा सर, K कॉमन हो जाएगा, Q भी कॉमन हो जाएगा। ये देखो बेटा 1/r माइनस 1/R, और ये VA माइनस VB चूंकि ऑन कर दिए तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। अब सोच करके देखो क्या ये 0 कभी हो पाएगा, मान लेते हैं K की जगह पर लिख देते हैं 1/4πε0, ये कभी 0 हो पाएगा, नहीं सर। R कभी 0 हो पाएगा, नहीं सर। R कभी 0 हो पाएगा, नहीं सर। मीन्स एक ही क्वांटिटी है जो कि 0 हो सकता है, और वो क्या है, स्मॉल q बराबर 0। कितना छोटा सा रिजल्ट है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर इस तरीके से आपने दो हॉलो कंडक्टर बना दिया और दोनों को एक तार से ऐड कर दिए, तो ये जितना सारा क्यू है बेटा यहाँ से हट करके कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, प्लस क्यू यहाँ पे आ जाएगा। देख लीजिए, दिखिए ना बेटा, 100% चार्ज का ट्रांसफर कर दिए कि नहीं। कहाँ पहले कैपिटल क्यू था आउटर सरफेस पे, अब कितना हो गया, क्यू प्लस क्यू। यही दो प्रिंसिपल पे काम करता है वन डे ग्राफ जनरेटर। कोरोना डिस्चार्ज तो बहुत डिटेल में समझा दिए, और ये पोटेंशियल में बेटा दिक्कत नहीं होना चाहिए। ए पॉइंट के लिए क्यू सरफेस पे है, क्यू पॉइंट के लिए ये क्या है, सरफेस पे है, मतलब स्मॉल आर, और ये कैपिटल क्यू के लिए ये इनसाइड में पॉइंट है। तो पता है ना, इनसाइड में हर जगह पॉइंट क्या होगा, के क्यू बाई कैपिटल आर, के क्यू बाई कैपिटल आर। बी पॉइंट के लिए, यहाँ पॉइंट के लिए कैपिटल क्यू सरफेस पे है और स्मॉल क्यू कहाँ है, बाहर में है, तो बाहर का फॉर्मूला लगा दिए। ये ऑफ कंडीशन में था। ऑन में दोनों का पोटेंशियल सेम, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस जब निकाले तो ये आया। ये कभी 0 हो नहीं सकता है, रेडियस कभी 0 हो नहीं सकता है, आर कभी 0 नहीं हो सकता है। तो एक ही ऑप्शन है, स्मॉल क्यू 0, स्मॉल क्यू 0, यही मेरा कंडीशन है बेटा, स्मॉल क्यू 0। और जितना चार्ज आया सारा का सारा चार्ज कहाँ चला गया, ऊपर सरफेस पे चला गया। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग पूरी तरीका से आते हैं बेटा वन डे ग्राफ जनरेटर में। वन डे ग्राफ जनरेटर क्या करता है बेटा, एक्सेलरेट करता है चार्ज पार्टिकल को। एक्चुअली मेरे पास जो चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, आयंस, ये सब मेरा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, ये सब क्या है बेटा, मेरा चार्ज पार्टिकल है। इसमें चार्ज है, अल्फा पार्टिकल भी है, इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है। तो इस चार्ज पार्टिकल को वन डे ग्राफ जनरेटर क्या करता है, एक्सेलरेट कर देता है। एक्सेलरेट कैसे करेगा, ऑब्वियसली है सर, हाई पोटेंशियल होगा, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा, उसके तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, और अगर प्रोटॉन होगा तो वो उससे दूर चला जाएगा। सर बात को नहीं समझे, देखो बेटा, अगर मान लेते हैं यहां पे किसी तरीके से हाई पोटेंशियल बन गया, हाई पोटेंशियल बन गया, तो प्रोटॉन क्या करता, अगर यहां से कोई प्रोटॉन अगर होगा बेटा और इसका पोटेंशियल बहुत हेवी होगा, प्रोटॉन तुरंत तेजी तरीके से इसके तरफ से भागेगा। क्यों, क्योंकि प्रोटॉन मूव करता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और अगर जो इलेक्ट्रॉन दूर में है वो तेजी से इसके तरफ आएगा, वेरी हाई एक्सेलरेशन के साथ। क्यों, क्योंकि यहां का पोटेंशियल बहुत ज्यादा हाई हो गया है। इट मींस दैट यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसके आसपास वेरी हाई होगा। तो एक वन डे ग्राफ जनरेटर क्या करता है बेटा, एक्सेलरेट करता है चार्ज पार्टिकल को। सर एक्सेलरेट करके क्या होगा चार्ज पार्टिकल को, बेटा एक्सेलरेट करोगे चार्ज पार्टिकल को तो वही चार्ज पार्टिकल को हम लोग यूज करते हैं रेडियो एक्टिविटी में, न्यूक्लियर रिएक्शन में, और जो एटॉमिक लेवल पे जो स्टडी होता है वहां पे भी हम लोग एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल को भेज करके वहां का स्टडी करते हैं। मतलब अगर चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर दिया तो इसका वेरियस यूजेज है, लाइक इन न्यूक्लियर रिएक्टर, रेडियो एक्टिविटी, एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो सॉलिड स्टेट है वहां पे, यहां पे ये सारे का सारे चार्ज पार्टिकल का हम लोगों को यूज करते हैं। तो पर्पस क्या है कि इस वन डे ग्राफ जनरेटर से आपके चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करना। ये किसने दिया था बेटा, वन डे ग्राफ दिया था 1929 में। इसका काम ही होता है हाई वोल्टेज को जनरेट कर देना। ये दो प्रिंसिपल पे काम करता है, एक तो बता दिए कोरोना डिस्चार्ज पे, और कोरोना डिस्चार्ज का एक ही पर्पस था बेटा कि अगर निडल टाइप का अगर कोई स्ट्रक्चर हो गया, शार्प कॉर्नर हो गया, तो चार्ज वहीं से लीक करता है। चार्ज लीक्स फ्रॉम द शार्पर पॉइंट या एकदम कॉर्नर पॉइंट से करेगा। पहला कोरोना डिस्चार्ज तो ये है, और दूसरा है अगर एक हॉलो कंडक्टिंग को दूसरे हॉलो नॉन कंडक्टिंग के साथ एक वायर के साथ अगर अटैच कर दीजिए तो यहां का सारा चार्ज कहां चला जाता है बेटा, ऊपर वाले
वाले सरफेस पे चला जाता है। तो वही बात को लिखे हैं, द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज टेक्स प्लेस इन एयर और गैसेज एट पॉइंटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एट पॉइंटेड कंडक्टर, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड कोरोना डिस्चार्ज। और सेकंड क्या बोले थे, देखिए आराम से आपको समझ में आ जाएगा, इफ ए हॉलो कंडक्टर इज इन कॉन्टेक्ट विथ अनदर कंडक्टर देन द हॉलो कंडक्टर कंटिन्यूअसली, देखो हॉलो कंडक्टर जो कंटिन्यूअसली क्या करता है, एक्सेप्ट ऑल द चार्ज, ये बड़ा वाला चार्ज को एक्सेप्ट करते रहता है। मतलब कहीं से भी अगर स्मॉल क्यू में चार्ज जा रहा तो यहां पे चार्ज ना जा करके ये चार्ज कहां चला जाएगा बेटा, बाहर चला जाएगा। देखो बेटा, एक्सेप्ट करता है ऑल द चार्ज को सप्लाइड बाय द अदर कंडक्टर, वही जो छोटू वाला में सप्लाई हुआ, लेकिन वो सप्लाई कहां चला गया बेटा, अदर कंडक्टर पे। इररिस्पेक्टिव ऑफ ग्रोथ इन पोटेंशियल दिस चार्ज ऑन द हॉलो कंडक्टर इज ट्रांसफर्ड ऑन इट्स आउटर सरफेस एंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट। मतलब छोटू कंडक्टर से बड़ा वाला कंडक्टर पे चला जाता है और वहां पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है। दो प्रिंसिपल एकदम क्लियर, कोरोना डिस्चार्ज और हॉलो कंडक्टर का कॉन्सेप्ट कि दो हॉलो कंडक्टर लेंगे तो क्या होगा। सर बात समझ में आ गया। देखो बेटा, एक प्रिंसिपल कोरोना डिस्चार्ज एंड सेकंड एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज ऑन द आउटर स्फीयर, एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज ऑन द आउटर स्फीयर। देखो बेटा क्या करता है बेटा, अगर पोटेंशियल, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए ये फिगर को, इस फिगर को जल्दी से हम समझा देते हैं बेटा। इसमें डिजाइन भी लिखना पड़ता है, वर्किंग भी लिखना पड़ता है, और ये दोनों प्रिंसिपल को क्या कर दोगे बेटा, एक कोरोना डिस्चार्ज के बारे में डिटेल में लिख दोगे, एक एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज को डिटेल में लिख दोगे, ये डिराइव कर देना और लास्ट में इसका यूजेज बता देना कि इसका यूज होता है एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल के लिए, और वो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल का यूज करेंगे हम लोग कहाँ, न्यूक्लियर रिएक्टर में, रेडियो एक्टिविटी में, और एटॉमिक स्ट्रक्चर पे, एटम में, सॉलिड स्टेट में, ये सब का स्टडी करने के लिए। अब फिगर समझा देते हैं बहुत जल्दी में बेटा, बहुत मतलब जल्दी करने का सेंस है कि बहुत आसान सा ये है, हर बुक में आपको देखने को मिल जाता है। देखते जाओ बेटा, ये बैटरी है, बैटरी के पास सोर्स वही हाइट HT सोर्स है, तो यहां से जो है चार्ज पार्टिकल गया। अब देखते जाओ, पहले ये बैटरी है, ये इंसुलेटिंग सपोर्ट है, इंसुलेटिंग सपोर्ट पे ही आपका बड़ा वाला कंडक्टर है, एक यहां पे पुल्ली है, दूसरा यहां पे पुल्ली है बेटा, और ये दोनों पुल्ली कन्वेयर बेल्ट के साथ अटैच है, एक पुल्ली यहां पे, दूसरा पुल्ली यहां पे, और वो कन्वेयर बेल्ट पे दोनों का दोनों रोटेट कर रहा है। इट मींस दैट देयर आर टू पुल्ली कनेक्टेड टू द कन्वेयर बेल्ट, पुल्ली 1 पुल्ली 2। अब यही जो पुल्ली है बेटा, ये मेटल का है, कंडक्टर है, हॉलो है, कंडक्टर है, समझ में आ गया होगा। ये वाला पुल्ली का है बेटा, ये वाला पुल्ली क्या कर रहा है, ये भी अटैच्ड है किसी बैटरी के साथ और मोटर के साथ, और मोटर चल रहा, ये पुल्ली घूम रहा। अगर ये पुल्ली घूमेगा साथ साथ कन्वेयर बेल्ट भी घूम रहा, और ये भी पुल्ली आपका आ रहा रोटेशन में। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये है इंसुलेटिंग सपोर्ट, ये इसको सपोर्ट किया है कंडक्टर को, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बेटा, यहाँ पे एक आपको मेटल ब्रश दिख रहा है, देखो बेटा मेटल ब्रश जिसको हम लोग B1 बोले हैं, और यहाँ पे एक है कलेक्टिंग ब्रश, इसको हम लोग B2 बोले हैं, और ये वाला देखो बेटा कनेक्ट है, ये ब्लैक वाला यहाँ से कनेक्ट है। आई थिंक बात समझ में आ गया। दो पुल्ली आपको दिख गया, दो ब्रश आपको दिख गया, दो कंडक्टर आपको दिख गया। सर कंडक्टर तो हमको एक ही दिख रहा है बेटा, ये भी पुल्ली कंडक्टर ही है, ये भी पुल्ली क्या है, कंडक्टर है। कन्वेयर बेल्ट दिख गया, इंसुलेटिंग सपोर्ट आ गया, सोर्स पता चल गया, मोटर पता चल गया, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। अब देखिए सर कितना आसान सा प्रिंसिपल है। ये पॉजिटिव चार्ज चला, पॉजिटिव कभी नहीं चलता, आप समझ जाओ कि उसका जस्ट ऑपोजिट में क्या चल रहा होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन चल रहा होगा। क्या चल रहा है, इलेक्ट्रॉन चल रहा। तो यहां से पॉजिटिव चला, बार बार फिर से बोला है कि परेशान मत होगे कि पॉजिटिव चार्ज कभी नहीं चलता है, निगेटिव चार्ज चलता है। लेकिन आपको समझाने के लिए हमको, अब इलेक्ट्रॉन उधर से खींचेगा, उससे अच्छा है कि हम बोल दें कि पॉजिटिव चल रहा है। चलिए पॉजिटिव 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 यहां पे, अब इसको पहुंचाना है कन्वेयर बेल्ट पे। देख लो बेटा, ये नीडल टाइप का स्ट्रक्चर, ये नीडल टाइप का स्ट्रक्चर यहां पे बनाया गया है। ये स्ट्रक्चर ऐसे बेटा खट 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 इस तरीके से, आपके कॉम्ब के तरह, कंघी देखे हो बेटा, कंघी के तरह ही, बस यहां पे निडल है। तो 7 कॉर्नर मिल गया बेटा। अगर ये 7 कॉर्नर मिल गया तो सारा का सारा चार्ज पार्टिकल यहां पे एकदम फटाफट ट्रांसफर हो जाएगा बेटा। और चार्ज पार्टिकल जैसे यहां पे मिल गया, यहां पे एक कन्वेयर बेल्ट जो कि ऊपर जा रहा, तो ये चार्ज को लेकर के ऊपर चला गया। मतलब चार्ज पार्टिकल आपका कैसे जा रहा है सर, चार्ज पार्टिकल आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है।
कोई दिक्कत नहीं है सर। अब चार्ज पार्टिकल कहां तक पहुंच गया सर? सर चार्ज पार्टिकल यहां तक पहुंच गया और फिर यहां पे निडल टाइप का स्ट्रक्चर है, तुरंत सारा का सारा चार्ज एक्यूमुलेट होगा और देख लो बेटा यही दोनों को आपस में कनेक्ट किया हुआ है, तो यहां का सारा चार्ज कहां चला जाएगा बेटा? यहां पे सारा का सारा चार्ज आ गया, दिख गया ना? सारा का सारा चार्ज भेज रहे हैं इस पे, लेकिन ये क्या है, अपने पास कुछ भी चार्ज नहीं रख रहा, सारा का सारा चार्ज कहां चला जा रहा है? बाहर चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिए। देख बेटा यहां पे हम लोग क्या काम किए थे, एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिए और ये सारा का सारा चार्ज यहां पे ट्रांसफर हो गया। मीन्स को क्या क्या प्रिंसिपल काम किया? देख बेटा कोरोना डिस्चार्ज और यहाँ पे स्मॉल क्यू का जीरो होना। अपने ऊपर देख तो बेटा कोई भी चार्ज रख रहा, कुछ भी रेड इस पे बना है नहीं सर, यहाँ से चला, यहाँ से चला, यहाँ से चला, यहाँ से चला। अब आप सोर्स से आप चार्ज देते जाइए, यहाँ पे पोटेंशियल इसका बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा और इसी से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पे बढ़ता जाएगा। सर ये क्या बढ़ाते बढ़ाते कहाँ तक पहुँच जाएंगे? अरे आपको भी पता है कि ये बढ़ाने का लिमिट होगा। आप चार्ज डिपोजिट कर रहे हैं, इससे पोटेंशियल तो राइज हो ही रहा। क्यों पोटेंशियल राइज हो रहा सर? के क्यू डिवाइडेड बाई आर, क्यू तो राइज हो ही रहा, इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड भी राइज हो रहा और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड राइज हो रहा तो एक समय वो कोरोना डिस्चार्ज पे पहुंच जाएगा, ब्रेकडाउन पे पहुंच जाएगा। तो जब तक यहां पे ब्रेकडाउन ना हो तब तक आप इसको करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए देखो ना बेटा कोरोना डिस्चार्ज और ब्रेकडाउन का वैल्यू क्या होता है? 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। कहीं ना कहीं ये भी मिलियन में है बेटा और कहीं ना कहीं देखोगे तो यहां पे भी अप टू फ्यू मिलियन वोल्ट्स। क्या 10⁹ के रेंज में लेके जा सकते हैं? सर लेके जाना है जाइए, लेकिन चार्ज वहां से लीक करना शुरू कर देगा और चार्ज वहां से लीक करना शुरू कर देगा तो कोई फायदा आपका होगा नहीं। आई थिंक बात समझ में आ गया बेटा। ये वाला दोनों प्रिंसिपल बहुत डिटेल में समझा दिए, कोरोना डिस्चार्ज और हॉलो कंडक्टर का चार्ज कैसे ट्रांसफर हो रहा अपर वाले पे। क्या कर रहा है बेटा? इट क्रिएट्स अ वेरी हाई पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल कैसे हो रहा? चार्ज जा रहा, चार्ज जाने का रास्ता समझ में आ गया ना बेटा? यही समझाना था कि चार्ज इधर कहीं नहीं जाएगा, सारा का सारा चार्ज कहां चला गया? वहां पे। क्यों? क्योंकि आपका स्मॉल क्यू क्या हो गया बेटा? जीरो हो गया। देखते जाइए, इट क्रिएट्स अ वेरी हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से क्या हो गया बेटा? वेरी लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और इस इलेक्ट्रिक फील्ड से हम लोग यूज कर देंगे एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल। आपको भी पता अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया उसमें अगर कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो वो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड भागेगा और अगर कोई निगेटिव चार्ज पार्टिकल हो गया तो जस्ट उसके ऑपोजिट भागेगा बेटा। चलिए ठीक है, बात समझ में आ गया। अब इसके बाद आप लोग डिजाइन और वर्किंग अपने आप लिख सकते हो बहुत आराम से, इसको लिखना भी चाहिए। देखो इट इज यूज टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। डिजाइन देख लो बेटा, इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज कंडक्टिंग सेल। ये लार्ज कंडक्टिंग सेल माउंटेड ऑन इंसुलेटिंग स्टेट। अरे ये हॉलो कंडक्टिंग क्या हो गया? इंसुलेटिंग वाले पे सपोर्ट कर रहा। दो मेटालिक कॉम्ब है। कॉम्ब का मतलब यहां पे देखो ना बेटा कंघी की तरह ब्रश, एक मेटल ब्रश B1 है, एक कलेक्टिंग ब्रश B2 है। आई थिंक लिख लोगे, हम डॉट डॉट कर दिए। उसी को बोलते हैं यहां पे ये क्या करता है बेटा? स्प्रे करता है, ये चार्ज को देता है और यहां पे ये क्या काम करता है बेटा? कलेक्ट करता है। एक स्प्रे करेगा और दूसरा कलेक्ट करेगा। स्प्रे भी हो गया सर, कलेक्ट भी हो गया। कॉल्ड स्प्रे एंड कलेक्टिंग कॉम्ब। देयर इज एन इंसुलेटिंग कन्वेयर बेल्ट। एक कन्वेयर बेल्ट भी है, इसके ऊपर क्या पुल माउंटेड है? पुल्ली माउंटेड है। इट मींस इस आप लिख सकते हो बेटा एक HT सोर्स है, मोटर यहां पे है। सर इसको आराम से हम लोग लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमको समझ में आ गया कि इंसुलेटिंग स्टैंड, कन्वेयर बेल्ट, दो पुल्ली, दो कॉम्ब या दो ब्रश, यहां पे HT सोर्स, यहां पे मोटर, बस और कुछ नहीं है सर। वर्किंग भी लिख सकते हो आप, पूरा का पूरा समझा दिए। कहां से शुरू होगा बेटा? HT सोर्स से। स्विच को हम लोग क्या काम कर देंगे बेटा? ऑन कर देंगे। जैसे स्विच को ऑन कर देंगे, गिव चार्ज टू स्प्रे कॉम। स्प्रे कॉम क्या करेगा? चार्ज देना शुरू कर देगा। यही चार्ज को कन्वेयर बेल्ट क्या लेके चला जाएगा बेटा? ऊपर लेके जाएगा और ऊपर में आपका कौन सा है बेटा? कलेक्टर ब्रश है या कलेक्टिंग कॉम्ब है। तो यहां पे कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा और ये नीडल टाइप का स्ट्रक्चर दे देंगे ताकि मेरा चार्ज का ये स्प्रे करे
और चार्ज को यहाँ पे कलेक्ट करे। वही फिर सेम बात। और अल्टीमेट क्या है बेटा, नेट चार्ज गोज टू द आउटर फेस ऑफ द सेल। देखो बेटा एक लाइन लिखे है, नेट चार्ज गोज टू द आउटर सरफेस ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि स्मॉल क्यू क्या हो गया बेटा, जीरो। प्रोसेस कंटिन्यू, ये प्रोसेस चलता रहेगा टिल द रिक्वायर्ड पोटेंशियल रिच, जब तक इसका रिक्वायर्ड पोटेंशियल पहुंच नहीं जाता है। और इसके यूजेज क्या है, बता भी चुके हैं कि यूजेज क्या है बेटा, पार्टिकल को एक्सेलरेट कर देता है और उस एक्सेलरेशन का यूज होता है रेडियो एक्टिविटी में, न्यूक्लियर रिएक्टर में, एटॉमिक स्ट्रक्चर में, सॉलिड स्टेट में, किसी भी चीज लैटिस का अगर हमको स्टडी करना है हमको जरूरत पड़ेगा एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल का। कहीं कोई दिक्कत है बेटा? कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझ में आ गया। इतना दूर तक लिख लोगे बेटा, कोई मार्क्स नहीं कटेगा। इस तरीके से आज इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज का ये लास्ट टॉपिक था। अब हम लोग देखेंगे बेटा यहां के बाद से इलेक्ट्रिक करंट या करंट इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर हो गया? आराम से लिख लोगे, हार्डली बोर्ड में 2-3 नंबर का आएगा और आपको नॉलेज भी होना चाहिए। हाँ, लास्ट बात, आज के डेट में वन डे ग्राफ जनरेटर सिर्फ और सिर्फ म्यूजियम में ही रखा हुआ है बेटा, सिर्फ और सिर्फ म्यूजियम में रखा है, इसका कोई यूज नहीं होता है। सर इसका मतलब तो हाई पोटेंशियल का एप्लीकेशन जो है बेटा, एक और हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड में साइक्लोट्रॉन पढ़ेंगे, और वहां पे साइक्लोट्रॉन भी यही काम करता है और इससे उसका इजी प्रिंसिपल होता है। तो ये सिर्फ अभी देखने के लिए रह गया है म्यूजियम वगैरह में, जहां पे हम लोग स्पार्क वगैरह दिखाते हैं, उसको जा करके टच करोगे तो बाल पूरा का पूरा खड़ा हो जाएगा। इस तरीके से मतलब म्यूजियम टाइप में ये रखा हुआ है, इसका कोई प्रैक्टिकल यूजेज अब नहीं रहा। क्यों? क्योंकि ये 1929 में किया था सर। अब जैसे जैसे अब हम लोग करीब 90 साल से आगे हम लोग निकल चुके हैं, तो कहीं ना कहीं जब हम लोग आगे निकल चुके हैं तो ऑब्वियसली है कि कुछ ना कुछ डेवलपमेंट तो हुआ ही होगा। तो इसका जगह अब एक क्या ले लिया है बेटा, साइक्लोट्रॉन ने इसका जगह ले लिया है, जिसको हम लोग पढ़ाएंगे आपको मैग्नेटिक फील्ड में। थैंक यू वेरी मच।